लास्ट जो लेक्चर था ना, उसमें हम लोगों ने परमारों के बारे में तो पूरी बात कर ली थी कि परमार डायनेस्टी क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमको बात करना है चंदेल डायनेस्टी के बारे में। जो चंदेल शासक थे उनके बारे में हम जो है वो बात करेंगे। किस तरह का चंदेल डायनेस्टी का शासन था, कौन से शासकों ने शासन किया, क्या उनकी पहचान थी, इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये बात तो साफ थी कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं, त्रिपक्षीय जो संघर्ष चल रहा था, जिसको अपन ट्राई पार्टी स्ट्रगल भी बोलते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान हमने देखा था ये जो पूरी बेल्ट है, जितना भी ये जो कर्सर यहाँ पर है, ये पूरी बेल्ट के ऊपर किसका अधिकार था? गुर्जर प्रतिहारों का। तो निश्चित रूप से चंदेलों की अगर हम बात करें तो वो गुर्जर प्रतिहारों के ही सामंत रहे होंगे। अब उसको अपन प्रूव भी करने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में वो गुर्जर प्रतिहारों से उनका जो है वो जुड़ाव रहा होगा या नहीं रहा होगा। तो एक्चुअल चंदेल डायनेस्टी की स्थापना से पहले की स्थिति में देखते हैं। मतलब लगभग अगर हम बात करें तो 800 एडी के आसपास, 800 टू 850 एडी के आसपास की स्थिति को समझें तो हमको ये समझ पड़ेगा कि हाँ, वास्तव में इस क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों की ताकत कितनी बड़ी रही। तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की स्थापना जरूर नागभट्ट ने करी। या हमने देखा था कि उसने उज्जैनी को अपनी कैपिटल बनाया था और नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का जो है वो पहला शासक था। उसके बाद के शासकों के बारे में हम अलग से बात बाद में करेंगे। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी में जो महान शासक आते हैं उसमें जो पहला महान शासक माना जाता है वो माना जाता है मिहिर भोज। ये याद रखिए। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, है ना, मिहिर भोज। सुना होगा मिहिर भोज का नाम, मिहिर भोज। ठीक है। वो भोपाल में भोजताल में जो मूर्ति लगी है ना, वैसी मूर्ति जो है वो मिहिर भोज की दिखती है। तो मिहिर भोज कहा जाता था। इसको भोज भी कहा जाता था, राजा भोज नहीं, इसका नाम भी भोज था। और मिहिर भोज का लगभग जो समय माना जाता है वो लगभग 836 एडी के आसपास का माना जाता है। अब मिहिर भोज का साम्राज्य इस गुजरात वाले क्षेत्र से लेकर मालवा वाले, यानी ये तो गुजरात हो गया, यहाँ तो था ही वो गुर्जर प्रतिहारों का, ये मालवा हो गया। क्या यहाँ भी था जहां की हम बात कर रहे हैं, यानी आज का जो मध्य प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड वाला, ये वाला जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, क्या यहाँ इनका शासन था? यहाँ तो हाँ, यहाँ भी उनका जो है वो शासन था। ये प्रूफ कैसे करें? तो आपने कभी ग्वालियर का नाम तो सुना ही होगा या ग्वालियर देखा ही होगा। ग्वालियर में एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, तेली का मंदिर, सुना है नाम? यस सर। ठीक है। वो तेली का मंदिर जो है वो ये माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के शासन काल में जो है वो बनवाया गया। और संभवतः वो शासक जो है वो मिहिर भोज ही था जिसके शासन काल में जो है वो उसको बनवाया गया, यानी तेली के मंदिर के बारे में। चलो, तेली के मंदिर में, यानी यहां हमको समझ पड़ गया कि ग्वालियर पर जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं का शासन रहा होगा। तब की बात कम कर रहे हैं, 836 एडी के आसपास के समय की बात कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा और आगे जाए, यहाँ पर ग्वालियर से, तो ग्वालियर से थोड़ा सा अपन आगे की ओर निकलते हैं तो हमको फिर अगली जगह जो मिलती है वो मिलती है भिंड मुरैना वाला बेल्ट। स्पेशली अगर कहा जाए मुरैना, तो मुरैना में आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश में एक ही मात्र ऐसी जगह है पूरे मध्य प्रदेश में जहां एक जगह 200 टेम्पल है, अभी उनको रिस्टोर किया, अभी फिर से खड़ा किया गया। ठीक है। मुरैना के उन टेम्पल ग्रुप्स को किसी को नाम पता ही होगा, बहुत ही कॉमन है। मुरैना के टेम्पल ग्रुप क्या कहलाते हैं? बटेश्वर टेम्पल ग्रुप। बटेश्वर। तो ये जो बटेश्वर नाम के जो मंदिर हैं, बटेश्वर टेम्पल, ऐसे भी याद रखिएगा, सबके एग्जाम के लिए भी काम का है बटेश्वर। ठीक है। बटेश्वर मंदिर जो है वो है मुरैना में, और ये जो है वो शिव, विष्णु, ठीक है, और शक्ति यानी दुर्गा को भी समर्पित है। यहाँ के कुछ मंदिर शैव संप्रदाय के भी हैं, वैष्णव संप्रदाय के भी हैं। इन मंदिरों में से ज्यादातर मंदिरों का निर्माण गुर्जर, ये नहीं लिखा हुआ कहीं मिलता है कि ये मिहिर भोज ने कराया या मिहिर भोज के बाद जो शासक आए, जैसे अगर कहा जाए कि मिहिर भोज के जस्ट बाद महेंद्रपाल आया, इनने करवाया, ये जानकारी नहीं मिलती। लेकिन यहाँ के ज्यादातर मंदिरों का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने कराया। तो सिंपल सी लॉजिक है, अगर हम बात करें मुरैना, अगर हम बात करें ग्वालियर, ठीक है, ये बुंदे के आसपास का क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था उस समय, यानी कब 836 के से लेकर 900 एडी के आसपास का जो है समय हम बात कर रहे हैं। एक और चीज इसको प्रूफ करती है कि यहाँ गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा,
गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के शासकों की सबसे बड़ी खासियत थी कि उनके क्वाइन जो भी थे, जितने भी उन्होंने क्वाइन इश्यू किए, ज्यादातर क्वाइन आदि बारह क्वाइन थे। आदि बारह तो समझते हो ना, यानी उनका जो क्वाइन था उस पे एक बारह की मूर्ति थी। बारह तो देखा होगा ना, वाइल्ड बोर, ठीक है, जो Yes, sir. जंगली, अगर बारह को बारह ही कहें तो ज्यादा अच्छा है, हालांकि जंगली स्वर बोलते हैं, वाइल्ड पिग भी बोला जा सकता है, लेकिन अगर कहा जाए वो बारह की मूर्ति उनके क्वाइन के ऊपर जो है वो बनी। तो ऐसे कुछ क्वाइन जो है वो हमको चंबल से भी मिले, ऐसे कुछ क्वाइन हमको ग्वालियर, मुरैना और इन मंदिर समूह के आसपास से भी मिले। इससे ये साफ है कि ये पूरी जो बेल्ट है, जिसको आज हम बुंदेलखंड बोल रहे हैं, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार राजाओं का शासन हो। ठीक है, ये एक बेसिक है। तो चंदेल जो राजा हैं, जिनकी स्टोरी अब हम शुरू कर रहे हैं, जेजाग भुक्ति के चंदेल, कभी ना कभी जो है वो गुर्जर प्रतिहारों से ही जो है वो जुड़े रहे होंगे, या इनके सामंत जो है वो रहे। निश्चित रूप से मिहिर भोज या उसके बाद जब महेंद्रपाल की बात आ रही, तब ये खड़े भी नहीं हो पाए होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो महान शासक थे, इनका जो साम्राज्य बड़ा विस्तृत था, तो उनके बाद की स्थितियों में जो है वो ये खड़े हुए। तो हम ये मान सकते हैं कि बात की स्थिति, मतलब अगर मोटा मोटा माने तो 900 एडी के आसपास इनको एक अच्छी पहचान मिलना शुरू हो चुकी होगी। इसके पहले के शासक जितने भी रहे होंगे 900 से पहले के, वो सब क्या रहे होंगे ना कभी गुर्जर प्रतिहारों के सामंत. सामंत रहे होंगे। तो इनको जनरली कहा जाता है जिजाग भुक्ति के चंदेल शासक, यानी इनको जिजाग भुक्ति कहा जाता है, जिजाग भुक्ति के चंदेल। चंद्रवंशी हैं, उसकी भी कहानी हम देखेंगे। तो इसकी कहानी, इसमें बहुत ध्यान समझिएगा, इसका कुछ 5-7 मिनट का पार्ट मैंने पिछली बार आपको बता दिया था, वो और मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा। इसमें हम ये भी देखेंगे कि इनके बारे में हमको जानकारी कहाँ कहाँ से, तो रास्ते में हम एक एक बात को लेते जाएंगे कि किन अभिलेखों से। जैसे मऊ प्रस्तर अभिलेख, तो मऊ कहाँ पड़ता है यहाँ पर अगर कहा जाए? यूपी में। ठीक है, महोबा अभिलेख, महोबा कहाँ पड़ता है? यूपी में. यूपी में। छतरपुर अभिलेख, ये सब अभिलेख अभी हम एक एक करके समझेंगे यहाँ पर कि किस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, कलिंजर अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, छतरपुर अभिलेख में, महोबा इंस्क्रिप्शन में, मऊ इंस्क्रिप्शन में, इनमें क्या लिखा हुआ है। और कई जो है वो रचनाएं जो लिखी गई हैं, जैसे प्रबोध चंद्रोदय जो है वो, उसमें क्या लिखा हुआ है, पृथ्वीराज रासों में क्या लिखा हुआ है, ये सब हम रास्ते रास्ते जो है वो बात करेंगे। लेकिन फिर भी कहानी के कुछ जो है वो मेन पात्रों के लिए स्टोरी का कुछ हिस्सा भी हम देख लेते हैं, जिसको हमको समझना है। सबसे अच्छा अगर हमको लिटरेचर में समझना हो कि जो है चंदेलों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उसमें 3 रचनाएं आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। एक जो है वो याद रखिएगा, प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय, दे है ना, चंद्रोदय, दा है ये ना, प्रबोध चंद्रोदय, ये जो लिखी थी कृष्ण मिश्र ने लिखी सॉरी, कृष्ण मिश्र के द्वारा जो है वो लिखी। दूसरा, ठीक है, वो तो सभी को मालूम है, यहाँ पर चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो। और तीसरी जो रचना है अगर कहा जाए वो आलाखंड। इनमें उनके बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलती है, जगनिक की आलाखंड। बाकी रचनाओं के बारे में हम बात करेंगे कि जो है वो किसमें क्या लिखा। तो हमारी कहानी शुरू होती है लगभग अगर कहा जाए 9th सेंचुरी के आसपास, यानी लगभग अगर मोटा मोटा कहा जाए 9th सेंचुरी, मतलब हम 800 एडी के आसपास की जो है वो बात कर। तो माना जाता है कि ये जो पूरी बेल्ट थी यहाँ पर, जो आज का पूरा जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जिसमें मध्य प्रदेश भी आ रहा है और उत्तर प्रदेश का भी बड़ा क्षेत्र आता है, जैसे हमीरपुर है, ठीक है, यहाँ पर ललितपुर है। अभी आपने देखा होगा एक पूरा चुनाव का फेस, इससे जो अभी जो चुनाव हुआ इसके पहले का फेस, इसी बुंदेलखंड वाले जिलों में जो है वो चुनाव हुआ था। और कभी इंटरनेट पे जाकर आप बुंदेलखंड स्टेट टाइप करेंगे तो वहां वो पूरा एक राज्य बनने के लिए भी जो है वो संघर्ष रहता है। इटावा हुआ, हमीरपुर हुआ, बांदा हुआ, मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ हुआ, छतरपुर हुआ, सतना हुआ, ठीक है, पन्ना हुआ, ठीक, ये सब जगह बुंदेलखंड के अंतर्गत जो है वो आने वाली जगह है। तो ये माना जाता है कि जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ये वो क्षेत्र है जहां पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। शुरुआती गुर्जर प्रतिहार शासकों ने यहाँ पर अपने फ्यूडल्स को, या कहा जाए कि सामंतों को जो है वो अपॉइंट कर रखा। तो माना जाता है कि जिस समय, ध्यान समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस समय मिहिर भोज के हाथ में ताकत आई, मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार राजा था, और
ठीक है, और उसका जो समय एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है वो 836 एडी से 885 एडी के बीच का माना जाता है। और आपको ये मालूम ही होगा, मिहिर भोज के बारे में एक बड़े प्रसिद्ध लेखक से हमको जानकारी मिल जाती है, क्योंकि उसके, ठीक है, पुत्र के दरबार में और इसके दरबार में भी कुछ समय तक वो व्यक्ति रहा। कौन नाम बताएगा जल्दी से? कल्हड़। राजशेखर। ठीक है, कल्हड़ नहीं बेटा, राजशेखर। ठीक है, कल्हड़ तो बिल्कुल अपन कश्मीर चले गए, है ना। अगर आपको कश्मीर का इतिहास देखना है तो कल्हड़। तो मिहिर भोज का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था महेंद्रपाल। मुख्य रूप से महेंद्रपाल के दरबार में निवास करता था राजशेखर। और राजशेखर कोई छोटा मोटा लेखक या कवि नहीं था। राजशेखर के द्वारा इतनी, और राजशेखर की कम से कम कितनी, राजशेखर की कितनी रचनाएं याद रखना चाहिए आप सबको? कम से कम 3 रचनाएं तो आप याद रखो ही रखो। पहली रचना राजशेखर की थी, लिख नहीं पाऊंगा, आप खुद सुन के लिख लीजिए, विदशाल भंजिका। दूसरी रचना जो राजशेखर की थी वो कर्पूर मंजरी। और तीसरी तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वो थी काव्य मीमांसा। ये 3 रचनाएं आप याद रखिए, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और विदशाल भंजिका। बाकी 2 बाल रामायण और बाल भारत को छोड़ दीजिए। इन रचनाओं से भी, मतलब उसकी जो काव्य रचनाएं हैं उनसे भी हमको ये बात पता चलती है, क्योंकि केशव मिश्र और इनकी रचनाएं जो है वो काफी कुछ बताती हैं कि ये पूरी बेल्ट के ऊपर मिहिर भोज और उसके लड़के महेंद्रपाल का जो है वो शासन था। तो जिस समय मिहिर भोज का शासन था, कहा जाता है कि उसी समय यहाँ पर एक सामंत था। ये जो आज का जो छतरपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वहां उन्होंने अपना एक सामंत अपॉइंट कर रखा था। उस सामंत का नाम था नन्नुक। यानी सिंपल वे में कहा जाए कि नन्नुक जो है किसका समकालीन माना जाता है? नन्नुक जो है मिहिर भोज का। यानी अगर आपको एग्जाम में अगर याद ना रहे कि भैया नन्नुक का समय क्या है, तो आप ये अंदाज से भी जा सकते हैं कि अगर इसका 836 था तो इसका भी लगभग इतना ही होगा। तो इतिहास में ये माना जाता है कि 831 से लेकर 845 एडी के बीच का जो टाइम है वो नन्नुक का है। लेकिन कभी आएगा नहीं, ये ध्यान रखिए, कभी नहीं आएगा। जो मैं बता रहा हूं उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं आएगा यहाँ पर। तो ये अगर कहा जाए कि नन्नुक नाम का जो व्यक्ति था और वहां पर जो है वो एज ए सामंत जो है वो शासन करता था। उस समय ये चंदेल नहीं कहलाते थे, ये लोग जेजाग भुक्ति कहलाते थे। और नन्नुक के बाद में, मतलब यहाँ पर इसीलिए इस समय के जितने भी मंदिर निर्माण आदि जो है उनमें हमारे लिए जो नाम आएगा वो मिहिर भोजी आएगा। जैसे कोई पूछता है ग्वालियर के मंदिरों में तेली का मंदिर है यहाँ पर, तो किसके साथ जोड़ेंगे? तो आप कहोगे साहब मिहिर भोज के साथ जोड़ेंगे उसको। या अभी जो मैंने बटेश्वर मंदिर समूह की बात करी, तो क्या बटेश्वर मंदिर समूह जो है वो किसके साथ जो है वो जोड़ा जाएगा? तो यहाँ भी हम जो है वो उनको जो है गुर्जर प्रतिहारों के साथ ही जो है वो जोड़ेंगे। ये आप याद रखिए, ठीक, क्लियर है? तो मिहिर भोज को अगर कहा जाए स्वतंत्र, नन्नुक को एक स्वतंत्र राजा के रूप में जो है वो नहीं देखा। नन्नुक के बाद के जो शासक और जो आए, उसके बाद 3 से 4 जो शासक आए, आश्चर्य की बात है कि नन्नुक के बाद जो अगला व्यक्ति आया उसका नाम भी परमाणु के एक राजा की तरह था, वाकपति। ये ध्यान रखिएगा। तो यहां अगर हम बात करें कि ये जो नन्नुक था एज ए फ्यूडल या एज ए सामंत, इसके जस्ट बाद जब वाकपति के हाथ में सत्ता आती, तो वाकपति भी एक, अगर कहा जाए, सामंत की तरह ही काम करता है। लगभग अगर कहा जाए 850 के आसपास वाकपति का जो है वो समय जो है वो माना जाता है। खजुराहो के आसपास के क्षेत्र में ये लोग जो है वो ऐसे सामंत की तरह जो है वो शासन कर रहे थे। और इनकी खुद की ना तो कोई आइडेंटिटी थी उस समय, ना तो कुछ, लेकिन थे यहाँ पर। और उसके बाद अगर कहा जाए जय शक्ति, विजय शक्ति, 2 और शासक आए। एक का नाम आया जस्ट वाकपति के बाद जय शक्ति, और जय शक्ति के बाद आया विजय शक्ति। ये वो समय था जब गुर्जर प्रतिहार शक्ति जो है वो अगर कहा जाए एक बड़े मतलब कहा जाए कि ताकत पर थी। क्यों? क्योंकि विजय शक्ति का जो समय माना जाता है, ये समय लगभग वही माना जाता है जब तक मिहिर भोज शासन कर रहा था। लगभग मतलब मोटा मोटा अगर कहा जाए कि इसने 885 के आसपास तक शासन किया। और 885 तक जो है वो किसने शासन किया अगर कहा जाए? मिहिर भोज ने। तो मिहिर भोज तो एक इतना ताकतवर राजा था, एज ए योद्धा भी आप उसको ऐसे वॉरियर याद रखिए, कि ये लोग अपने आप में इसके समय तो किसी भी तरीके से दिमाग में भी इनके नहीं आ रहा होगा कि हम एक जो है वो स्वतंत्र हो जाएंगे या ठीक है अपनी आइडेंटिटी के लिए जो है वो गुर्जर प्रतिहारों से लड़ ले। नहीं,
और यही कारण है कि इस समय के जितने, जो मैंने अभी बटेश्वर मंदिर कहा, यहाँ भी पूरे मंदिर जो है वो गुर्जर प्रतिहार राजा बनवाते चले गए। मिहिर भोज के बाद अगला जो मतलब मिहिर भोज के बाद जब महेंद्रपाल के हाथ में इधर सत्ता आई, इधर राहिल नाम के राजा के हाथ में सत्ता आई, इधर अब ध्यान से समझना, फिर कहानी में आती। इधर जो है 885 एडी के बाद सत्ता जो आ जाती है वो किसके हाथ में आती है? राहिल, राहिल पढ़ना, राहिल। यहाँ पर इसने 885 एडी में किसके हाथ में जो है वो ऐसे सामंत जो है ये बना, 885 एडी के आसपास सामंत बना, और जेजाग भुक्ति क्षेत्र के ऊपर जो है वो सामंत की तरह काम कर रहा था। ये समय वो था जब मिहिर भोज के बाद उसका उत्तराधिकारी महेंद्रपाल के हाथ में शासन था। महेंद्रपाल एक अच्छा योद्धा था, इसमें कोई दो राय की बात नहीं मानी जा सकती, लेकिन उसके अभियान बहुत बड़े इतिहास में जो है वो नहीं बताए। तो हमको ये दिखना शुरू हो गया कि अब कहीं ना कहीं गुर्जर प्रतिहारों से जेजाग भुक्ति जो शासक है उनके स्वतंत्र होने की कहानी जो है वो जन्म लेने की ओर बढ़ रही है। यानी राहिल वो व्यक्ति था जिसने आखिरी सामंत की तरह शासन किया। ठीक है, पूरी तरीके से अगर कहा जाए ये सामंत की तरह ही जो है वो शासन करता रहा। यहाँ पर राहिल के जस्ट बाद जब उसके लड़के के हाथ में सत्ता है इधर, उस लड़के का नाम था हर्ष। अब हर्ष के साथ जो है किस्मत ने भी, देखो क्या होता है ना, कई बार सफलता के लिए थोड़ा किस्मत भी काम कर जाती है इंसान। इसके साथ यही हुआ कि जब हर्ष के हाथ में सत्ता आती, ध्यान समझिएगा, हर्ष जब सामंत बनता है गुर्जर, ये मतलब चंदेलों का, यहाँ पर अभी तक चंदेल स्वतंत्र नहीं थे, तो हर्ष के पहले तक या हर्ष तक के शासकों के समय आप ये याद रखिएगा, चंदेलों ने कोई एक सिंगल मंदिर का निर्माण भी नहीं कराया, या मंदिर निर्माण जैसी परंपराओं का जन्म यहां तक तो हुआ ही नहीं होगा। जैसे चंदेलों कहते हैं ना, अपने मंदिर निर्माण के लिए चंदेल इतिहास में याद किए जाते, अब सामंत थे तो क्या मंदिर बनवाएंगे बेचारे। लेकिन अब जो है वो फायदा इनको मिलेगा जब हर्ष के हाथ में सत्ता, इधर अपन हर्ष लिख लेते हैं, यहाँ पर चंदेलों में यहाँ लिख लेते हैं हर्ष। हर्ष के हाथ में जब पावर आ रही तो गुर्जर प्रतिहार जो शक्ति थी वो महेंद्रपाल की मृत्यु के बाद भोज सेकंड के हाथ में आती है। महेंद्रपाल की जो डेथ होती है वो भोज सेकंड, और भोज सेकंड इस डायनेस्टी का एक बहुत ही कमजोर शासक था, क्योंकि महेंद्रपाल की डेथ हो गई थी 910 एडी, ये ध्यान रखना है ना। महेंद्रपाल जो था उसकी मृत्यु हो गई 910 एडी, और महेंद्रपाल की मृत्यु के बाद जो है वो जो गुर्जर प्रतिहार ताकत आ गई वो आ गई भोज सेकंड। भोज सेकंड को इतिहास में कभी भी एक महान शासक के रूप में नहीं जाना जाता, या उसको पहचाने नहीं जाता कि कोई जो है वो शासक जो है वो रहा। भोज सेकंड के बाद जब महिपाल और अन्य राजा आए, खासकर जब महिपाल का शासन आया, तो ये अपनी सत्ता को संभाल नहीं पाए। इसका फायदा हर्ष और उसके उत्तराधिकारियों ने उठाया, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। इसीलिए हर्ष को एक महान शासक के रूप में, यानी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी में पहला जो महान शासक था वो हर्ष था। अब अपन कैसे सिद्ध करें कि हर्ष एक महान शासक था? सॉरी, गुर्जर प्रतिहार गलती से निकल गया, चंदेल डायनेस्टी में हर्ष एक महान शासक, कैसे सिद्ध करें? क्या वो सामंत था या सामंत नहीं था, ये भी सिद्ध करना पड़ेगा। तो पहले तो अपन देखें कि हर्ष को अपन कैसे सिद्ध करें कि वो सामंत नहीं था। तो पहली बात तो ये है कि हर्ष के जो अभिलेख मिलते हैं, खासकर खजुराहो इंस्क्रिप्शन जो मिलता है, उस इंस्क्रिप्शन में हर्ष के लिए एक वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है, परम भट्टारक, महाराजा धीराज। इसका मतलब समझ गए? ये इनडायरेक्टली क्या मैसेज कर रहा है? अगर कोई शासक के बारे में कोई अभिलेख ये लिख रहा हो कि वो अपने साथ एक टाइटल इस्तेमाल कर रहा है, परम भट्टारक महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, तो क्या मैसेज दे रही है ये कहानी? कि वो स्वतंत्र शासक था, वो एक स्वतंत्र शासक की ओर बढ़ चुका था। मतलब अगर वो लिख रहा है तो निश्चित रूप से वो एक स्वतंत्र शासक की ओर जो है वो बढ़ रहा था। तो एक तो ये अपने को याद रखना है कि वो कौन सा जो है वो पहला चंदेल शासक था जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि या टाइटल रखा, वो था हर्ष। कहाँ लिखा हुआ मिलता है? तो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में मिलता है। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से दो फायदे मिलते हैं कि ग्वालियर इंस्क्रिप्शन की जो ग्वालियर सर खजुराहो इंस्क्रिप्शन। खजुराहो इंस्क्रिप्शन की सबसे बड़ी जो खासियत थी वो ये थी कि इस इंस्क्रिप्शन से ना केवल हमको ये पता चलता है कि ये स्वतंत्र शासक की ओर बढ़ रहा था, ये भी पता चलता है कि इसने शासन कब से कब तक किया। तो उस इंस्क्रिप्शन की जो टाइमलाइन आती है वो लगभग 905 से
925 के आसपास किया। इससे सिद्ध होता है कि लगभग 905 से 925 एडी के बीच का कोई समय था जिसमें हर्ष नाम का जो है वो राजा जो है वो शासन कर रहा था। लेकिन एक बहुत सरल सी बात है कि अगर आप किसी से स्वतंत्र होते हो तो एकदम से स्वतंत्र नहीं हो सकते। ठीक है, ये ध्यान रखिए, एकदम से स्वतंत्र होना जो है वो अगर कहा जाए कि बड़ा कठिन। तो इन्होंने धीरे धीरे क्या करा, इस सामंतवादी चोले को उतार कर फेंकना शुरू किया। तो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन की तरह ही एक और अभिलेख है जिसको अपन ननियोरा इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं, या ननियोरा अभिलेख के नाम से जानते हैं। उसमें एक और अनोखी बात पता चलती है। उसमें ये पता चलता है, ननियोरा, ये याद रखिएगा, ये भी चंदेलों को जानने का एक बहुत अच्छा ननियोरा अभिलेख या ननियोरा पत्र, ये भी चंदेलों को समझने का एक अच्छा जो है वो उदाहरण जो है वो माना जा सकता है। दो चीजों से अपने को इसके बारे में जो है वो पता चलता है। इसके समकालीन शासकों की भी हम बात करें। ये बताता है कि भाई एक ताकतवर राजा था, लेकिन इसने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के ऊपर कब्जा नहीं करा। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या किया कि गुर्जर प्रतिहार जो राजा था महीपाल, उसको जो है वो क्या कर दिया, राष्ट्रकूट राजा बना दिया या गुर्जर प्रतिहार राजा बना दिया। और गुर्जर प्रतिहार राजा जो है को अगर बनाने के बाद कन्नौज और उसके आसपास का जो है अगर कहा जाए शासन इसको दिला दिया। तो यहाँ ये बात निकलकर सामने आई। इसको अपन थोड़ी स्टोरी को अपन एक ड्राइंग के रूप में समझते हैं। यहाँ एक हर्ष नाम का राजा है जो कि एक सामंत है यानी फ्यूडल, और यहाँ राष्ट्रकूट है। यहाँ राष्ट्र, ये पूरा जो है वो राष्ट्रकूट आपको दिख रहा होगा। राष्ट्रकूट राजा है इंद्रथर्ड। इंद्रथर्ड किस पे अधिकार कर लेता है, कन्नौज पर। और कन्नौज के आसपास टेक्निकली गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। और गुर्जर प्रतिहार राजा कौन था उस समय अगर कहा जाए, महीपाल। ये महीपाल को सहायता करता है कौन, हर्ष, और इंद्र के खिलाफ एक युद्ध लड़ता है। और इंद्र को उस युद्ध में जो है वो पराजित करता है और कन्नौज पर महीपाल को बिठा देता है। यानी गुर्जर प्रतिहारों को कन्नौज की सत्ता जो है उसने दिला दी हर्ष। जब हर्ष ने इनको कन्नौज की सत्ता दिलाई तो निश्चित रूप से अब ये सामंत तो नहीं कहलाएगा, मतलब ये तो क्या हो गया, एक प्रकार टेक्निकली देखा जाए तो किंग मेकर। जैसे आपको याद हो जब हम मुगल एम्पायर पढ़ते हैं तो परिवर्ती जब मुगलों को पढ़ते हैं तो उसमें दो ब्रदर थे, किसी को याद है क्या बोलते थे उनका नाम, जिन्होंने, सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर, हरिहर बुक्का। ठीक है, अरे हरिहर बुक्का नहीं है, कहीं भी चले जाते हो। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, हरिहर फर्स्ट संगम का लड़का था, उसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। अपन यहाँ जो है सैयद ब्रदर, जो बच्ची ने बोला बिल्कुल सही, वो खुद कभी राजा नहीं बने, लेकिन वो क्या करते थे, तय करते थे कि राजा कौन बने। इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया था, किंग मेकर। उनको जो है वो नृप निर्माता, हिंदी में नृप निर्माता कहते थे। तो ये खुद राजा नहीं बना, कैसे सामंतवादी चोला उतार कर फेंक दिया कि नहीं भैया मैं राजा बन जाऊंगा, नहीं। इसने कहा कि नहीं, कन्नौज पर जो है वो गुर्जर प्रतिहारों का ही साम्राज्य होना चाहिए। लेकिन इसके दिमाग में ये बात तो साफ आ गई थी कि गुर्जर प्रतिहार कमजोर हो गए, इसका फायदा जो है वो उठाऊंगा। तो हर्ष ने सामंतवादी परंपरा को त्यागा तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जो उसने टाइटल रखा परम भट्टारक महाराजाधिराज, वो महिपाल भी उसका विरोध कर सकता था क्या, सोचो। कह रहे नहीं नहीं, आपने ये टाइटल महाराजाधिराज कैसे रख लिया, ये टाइटल रखने का तो जो है वो आपको कोई अधिकार ही नहीं। तो ये विरोध नहीं कर सकता था। उसका कारण ये है क्योंकि इसको जो है वो शक्ति दिलाने वाला कौन था, वो खुद जो है वो ये था। ये ध्यान रखिएगा। और इस तरह से हमको ये समझ पड़ता है कि गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य यहाँ से यानी मध्य प्रदेश के उज्जैनी से होते हुए आपके कन्नौज तक के जो है वो क्षेत्र के ऊपर था। ये याद रखना आपको। बढ़े आगे, हर्ष के कहानी में इतने में कोई डाउट तो नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है, साफ? यस सर। हाँ या ना बोला करो, ठीक है। इतने सारे लोगों, एक आध कम से कम जो है, कई बार कहा है कि आप जब तक बोलोगे नहीं फिर आखिरी में कंफ्यूज होते हो कि इसमें क्या था, ये कौन था, ये कहाँ से आया, ये जो है। तो ये एक जो है बात निकल कर आती है कि वो था। अब निश्चित रूप से कि उसकी एक आइडेंटिटी अपने आप में, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो खड़ी होना शुरू हुई। और सभी लोग जो है वो हर्ष से क्या कर रहे, सभी लोग मतलब उस समय की जितनी भी बड़ी ताकतें थी वो हर्ष से क्या कर रही थी, अच्छे जो है वो अगर कहा जाए संबंध जो है बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर्ष को अब एक चिंता और थी कि हर्ष
इस पूरे बेल्ट में ज्यादा, अब इसने स्टोक मतलब गुर्जर प्रतिहार राजा को यहाँ बिठार तो दिया महिपाल, लेकिन उसे ज्यादातर टेंशन किससे हो रही थी? इन राष्ट्रकूट राजाओं से, कि राष्ट्रकूट कहीं ना कहीं जो है वो अगर कहा जाए मेरे खिलाफ जो है वो अटैक करे। तो उसने अपने पास की दो छोटी ताकतें, यहां पर ये चाहमान जिनको चौहान कहते हैं, याद रखिएगा, और इधर की यहां लिखा नहीं है तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर ये जो आज का अमरकंटक और इसके आसपास का क्षेत्र है, वहां थे कलचुरी। इनके साथ उसने क्या करा, सोचा कि क्यों ना हम मित्रता कर ले, मैरिज अलायंस बना ले। और मैरिज अलायंस बनाने के बाद जो है, जब ये सब मैरिज अलायंस बन जाएगी तो एक हो गए चौहान, एक हो गए गुर्जर, चौहान मतलब चाहमान, चाहमान एक हो गए गुर्जर प्रतिहार, एक हो गए कलचुरी, ये एक संघ तैयार हो गया। अब राष्ट्रकूट आ जाओ, कितनी जो है वो दम है राष्ट्रकूटों में यहाँ पर। अच्छा, राष्ट्रकूट भी जो है वो अगर कहा जाए शासक जो है वो इस बात को समझ रहे थे कि हाँ भैया इसके साथ जो है वो अब लड़ना हमारे लिए कठिन है। तो इसने क्या किया कि जो कलचुरी राजा थे, ठीक है, कलचुरी राजा की लड़की के साथ खुद का जो है वो मैरिज कर, ये ध्यान रखिएगा कि जो कलचुरी नरेश थे कोक्कल, उनके साथ स्वयं जो है वो विवाह संबंध स्थापित किए। और ठीक है, अगर कहा जाए कि जो चहमान वंश की जो है वो चहमान जो राजा थे उनकी जो कन्या थी कंचुका, ये मैंने पिछले स्टोरी में भी सुनाई थी, याद करो, दो कहानी, कंचुका और नट्टा देवी। हाँ, तो नट्टा देवी की, और तो अपन दोनों के नाम यहाँ स्पष्ट करके पहले लिखे, एक थी नट्टा देवी, ये पहला। तो उसने जो है वो नट्टा देवी का विवाह जो है वो कलचुरी नरेश किससे करा दिया, ठीक है, कोक्कल के साथ, कोक्कल फर्स्ट, ठीक है, कोक्कल के साथ उसने नट्टा देवी का। कोक्कल किस डायनेस्टी का राजा था? कलचुरी। कलचुरी। ये जो है वो यहाँ पर करा दिया। ये पहला उसने जो है वो काम जो है वो किया। दूसरा उसने जो है वो चाहमान राजा की कन्या जिसका नाम था कंचुका, कंचुका, उसके साथ क्या कर लिया, खुद ही अपना क्या कर लिया, विवाह कर लिया। यानी इसने एक मैरिज अलायंस बनाई चहमानों के साथ, कलचुरियों के साथ, उनके बीच वैवाहिक संबंध स्थापित कराए और खुद भी जो है वो एक विवाह किया। तो इसमें आपको नट्टा देवी तो जो है वो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम के लिए याद रखना है, लेकिन आपको वो कंचुका जो है वो याद रखना है कि चाहमान राजा जो थे उनकी लड़की थी कंचुका, उसके साथ इसने संबंध जो है वो बनाए। और चाहमान जो राजा थे उनको चौहान भी पढ़ते हैं, तो उसमें कंफ्यूज जो है वो मत होइएगा। ये दिल्ली के आसपास का जो बेल्ट था, यहाँ पर चाहमानों का जो है वो शासन हुआ करता था। कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो ये याद रखिएगा। तो गुजरात से लेकर जो उत्तर दिल्ली तक की जो बेल्ट है, वहां पर जो चौहान राजा शुरू में शासन करते थे उनको चाहमान के नाम से जो है वो जाना जाता था। ठीक है, ये कभी कोई पूछे तो ये याद रखिएगा, बाद में ये गुर्जर नाम से जो है वो फेमस हुए। तो एक इसने ये एक अच्छा खासा जो है वो एक मैरिज अलायंस जो है वो अपना जो है वो बना रखा। तो मैरिज अलायंस बनाने के बाद अगर कहा जाए, इसको लगा यहाँ पर अगर कहा जाए कि अब राष्ट्रकूटों के साथ भी संबंध स्थापित करें, तो इसने राष्ट्रकूटों के साथ भी अगर कहा जाए संबंधों को बेहतर करने की कोशिश जो है वो की। फिर राष्ट्रकूटों के साथ जो संबंध बेहतर करी, तो अब यहाँ राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थी, ध्यान रखिएगा, वो ये समझ रहे थे कि इससे तो लड़ना जो है वो कठिन है, क्योंकि इसके पास तो अपनी खुद की जो है वो अलायंस है और अच्छी खासी जो है वो अलायंस जो है वो ये बनाए हुए। तो जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी उस, अब गुर्जर, ध्यान रखोगे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी में कोई ताकतवर राजा बचे नहीं। यानी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी टेक्निकली देखा जाए तो अब मतलब इतिहास में जो है वो क्या बोल सकते हैं उसको, खत्म होने की जो है वो कगार के ऊपर आ गई। अब जो ताकतवर डायनेस्टी बची थी उधर, मैंने उत्तर के मतलब दक्षिण में, वो राष्ट्रकूट थी। तो इस समय जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी उसमें एक महान शासक था जिसका नाम था अमोघवर्ष। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोघवर्ष का नाम आपको ऐसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए, कभी आ जाए अमोघवर्ष। और अमोघवर्ष के पहले के शासक जो थे वो भी अच्छे ताकतवर थे, लेकिन अमोघवर्ष को एक अच्छा इतिहास में जो है वो शासक जो है वो माना जा सकता है। तो अमोघवर्ष के हाथ में, और अमोघवर्ष से पहले अगर कहा जाए कृष्ण नाम का एक राजा था। ये तीन राजा थे, एक का नाम था कृष्ण, एक का नाम था इंद्र, कृष्ण को आप कृष्ण सेकंड लिख सकते हो, इंद्र को आप इंद्र थर्ड लिख सकते हो। इनमें से कोई काम का नहीं, हमारे जो भी काम का आएगा वो हम बात करेंगे। और एक था अमोघवर्ष।
ये महान शासक के रूप में उभर रहे थे। तो इसने क्या करा, इनके साथ भी जो है वो बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करी, और इनके साथ जब बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करी, देखो किसी का, हर्ष तुम्हारा कैमरा चालू हो गया है। हर्ष, हर्ष कैमरा चालू हो गया तुम्हारा बेटा? उसको पता ही नहीं कि कैमरा चालू। ऐसे ही होता है लाइव क्लासेस में कई बार। तो यहाँ राष्ट्रकूटों में एक राजा था जिसका नाम था कृष्ण सेकंड। पहले अपन उससे शुरू करते हैं। कृष्ण फर्स्ट नहीं बात कर रहे, कृष्ण सेकंड। ध्यान रखना, कृष्ण फर्स्ट तो पहला महान राजा था जिसने क्या बनवाया था, जल्दी से बता दो राष्ट्रकूटों में। एलोरा टेम्पल्स। एलोरा का टेम्पल है ना, तो वो जो है वो कृष्ण फर्स्ट था। ये कृष्ण फर्स्ट नहीं है, ये कृष्ण सेकंड नाम का जो है वो राजा। यानी कृष्ण सेकंड अगर कोई पूछेगा किसका समकालीन माना जाएगा, तो आप कहोगे कृष्ण सेकंड हर्ष का समकालीन। कृष्ण सेकंड ने जो है वो इससे बात की, और वो जो लड़ाइयां थी उस लड़ाई को जो है वो रोकने की जो है वो चर्चा है। तो उसने कहा कि ठीक है, हमने मैरिज अलायंस बनाए, आप भी आ जाओ। यहाँ पर अगर कहा जाए तो मैरिज अलायंस इसमें भी बन गए। तो वो जो कलचुरी राजा था कोक्कल, ये ध्यान रखिएगा, उस कोक्कल ने अपनी एक कन्या का विवाह राष्ट्रकूट राजा कृष्ण सेकंड के साथ भी कर दिया था। यानी इसके शासन काल में राष्ट्रकूट जो राजा था, ध्यान समझिएगा, यहां फिर से लिख दे रहा हूं, कृष्ण सेकंड का विवाह किससे हुआ? कोक्कल की लड़की से, कोक्कल की कन्या से। यानी अब राष्ट्रकूट, ठीक है, दूसरा चंदेल, तीसरा कलचुरी और चौथा चाहमान, इनके बीच मैरिज अलायंस थी। गुर्जर प्रतिहारों को सत्ता किसने दिलाई थी? इसी ने दिलाई थी। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों को सत्ता इसलिए ने दिलाई थी, इसीलिए ये एक महान शासक के रूप में इतिहास में सदैव जो है वो पूजा जाता रहता है। लेकिन इतिहास हमेशा इस बात की बात करता है कि चूंकि इसने कन्नौज में इनको सत्ता दिलाई थी, तो पूरी तरीके से स्वतंत्र राजा हर्ष को नहीं मानते कि एज ए कंप्लीट अगर कहा जाए इंडिपेंडेंट किंग के रूप में उसको आप देखें, तो कंप्लीटली अगर कहा जाए इंडिपेंडेंट किंग, इसके जस्ट बाद आएगा। हर्ष के बाद जो राजा आया, हर्ष का पुत्र, यहीं से ये राजा जो है वो स्वतंत्र होना शुरू। अब हर्ष के बाद की कहानी समझिएगा ध्यान से। अगर मैं बुंदेलखंड क्षेत्र में आपसे पूछूं कि एक सबसे विशाल मंदिर बुंदेलखंड में, खुजराहो को छोड़ दो, और एक सबसे विशाल किला जिसको जीतने के लिए हुमायूं भी परेशान था, हुमायूं ने भी उस किले पर अटैक किया था, उस पे शेरशाह सूरी ने भी अटैक किया था, याद करो, कोई बताए मुझे कौन सा किला? कालिंजर। कलिंजर फोर्ट। तो कालिंजर जो था, अब ध्यान समझना है ना, अभी हम कालिंजर की कहानी पर आ गए। कालिंजर का मतलब तो मालूम होगा ना, वो किला किसको कालिंजर जो है वो किसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है? ठीक है, भगवान शिव के लिए। और कोई पूछे, हाँ, ये दो तीन चीजें आप कालिंजर के बारे में जो है वो याद रखिएगा। कालिंजर के किले पे कई लोगों के द्वारा जो है वो अटैक किया गया, और कालिंजर जो है वो किला और कालिंजर का जो मंदिर जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आता है। जिला भी याद रखिएगा, बांदा। ठीक है, और बांदा जस्ट हमसे क्या है, बिल्कुल सीमा पे है, जस्ट हमसे सीमा जो है वो बांदा की जो है वो लगी हुई है यहाँ पर। तो बांदा जिले में जो कालिंजर है वो, अब उसकी कहानी समझिए कि अगर क्या हुआ तो कंफ्यूजन जो है वो अपना दूर हो जाएगा पूरा। कहानी ऐसी हुई कि हर्ष के बाद जब इसके लड़के के हाथ में सत्ता आई, यानी यशोवर्मन के हाथ में जो है वो सत्ता आई, तो यशोवर्मन अब अपने पिता की तरह किसी भी तरीके से सामंतवादी व्यवस्था को जो है वो आगे नहीं ले आना चाहता। कि यार, मैंने कहा कि मैंने कन्नौज में जो है वो गुर्जर प्रतिहार राजाओं को जो है वो सत्ता दिला के रखी नहीं। उसने सबसे पहले अगर कहा जाए कि गुर्जर प्रतिहार सत्ता को क्या क्या कन्नौज से खत्म किया। यानी हर्ष यशोवर्मन की दो तीन उपलब्धियों में पहली याद रखना है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो उपलब्धि पहली है कि ध्यान समझिएगा, यशोवर्मन का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड ही आपको उसकी उपलब्धियों तक ले जाके खड़ा करेगा। यशोवर्मन का टाइम पीरियड माना जाता है 925 से 950। इससे आप अगर थोड़ा सा भी आपने गाइड भी पढ़ी होगी तो आपके दिमाग में ये तो आ गया होगा कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल में शुरू हुआ? यशोवर्मन। यशोवर्मन। ठीक है, तो खजुराहो में जो शुरुआती बड़े मंदिर है, यहाँ पर जैसे खजुराहो का जो शुरुआती एक बड़ा मंदिर मिलता है उसका नाम है लक्ष्मण टेम्पल, ये इसी के शासनकाल में जो है वो बना। तो यशोवर्मन के हाथ में जब सत्ता आती है तो यशोवर्मन कन्नौज से गुर्जर प्रतिहार जो ताकत है उसको उतार फेंकता है।
वो कहता है कि आप गुर्जर प्रतिहारों की जगह जो है वो कन्नौज पे नहीं है। और उसके बाद ठीक है, कन्नौज से नीचे यानी यहाँ पर अगर जाए, ये वाली जो बेल्ट है जिसको कलिंजर कह रहे हैं, उस पर अटैक कर देता है। तो कलिंजर पे अटैक करने के बाद कलिंजर को छोड़ता नहीं है। कलिंजर पे अटैक करने के बाद वो कलिंजर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको क्या कर लेता है, पूरा अपना कैप्चर कर लेता है और उसको अपनी कैपिटल के रूप में जो है वो डेवलप करने की जो है वो कोशिश करता है। हालांकि टेक्निकली अगर फुल फ्लैश तरीके से कहा जाए कि उसको कैपिटल के रूप में इसके जस्ट बाद धंग नाम का जो शासक आएगा वो बनाए, लेकिन फिर भी जो है वो अटैक करके गुर्जर प्रतिहार सत्ता को खत्म करता है। और गुर्जर प्रतिहार सत्ता को खत्म करने के बाद जब हम इसके अभिलेखों को पढ़ते हैं तो उन अभिलेखों में हमें ये जानकारी मिलती है, स्पेशली अगर कहा जाए खजुराहो इंस्क्रिप्शन में इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इसका जो साम्राज्य था वो खस तक था। खस समझते हो? खस कभी एक सुना होगा, खस एक ट्राइब है, हिमालयन जो क्षेत्र है वहां पर खस जो है वो पाए जाते हैं। यस तो सर। खस, कश्मीर, ये जो कश्मीर वाला बेल्ट है, ठीक है, कश्मीर को इधर लिख लेना, खस को नीचे लिख लेना। तो जो हिमाचल प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है वहां पर खस लोग मिलते हैं, आज भी मिलते हैं यहाँ पर। तो खस हुआ, कश्मीर हुआ, मालवा क्षेत्र हुआ, कौशल देश हुआ, ठीक है, गौंड देश हुआ, इन सबको उसने क्या करा, जीत लिया। और ये बात उसके बारे में लिखी हुई मिलती है। मतलब ऐसा नहीं कि इसने जो इसके जो है वो अगर कहा जाए जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो कहाँ से, तो खजुराहो इंस्क्रिप्शन, अब जो खजुराहो इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं उसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो लगभग 950-960 के आसपास। तो खजुराहो का एक अभिलेख हमें ये बात बताता है कि उसका साम्राज्य जो है वो अगर कहा जाए खस तक विस्तृत था, कौशल देश तक विस्तृत था। तो 4-5 जगह उसके लिए आपको याद रखना, एक याद रखना है, मैं जो नाम बता रहा हूँ वो कश्मीर उसने कैप्चर कर लिया। हालांकि इसके साम्राज्य विस्तार में ज्यादातर चीजें अतिशयोक्ति ज्यादा लगती हैं कि जहां तक इसका साम्राज्य विस्तार है, मुझे तो नहीं लगता कि इतने क्षेत्र में ये जो है वो अपना साम्राज्य जो है वो विस्तार वहां तक ले जा सके। ठीक है, तो कश्मीर के ऊपर इसने साम्राज्य, अब लिखने वाले तो पहले जो दरबारी कवि होते थे और जो लेखक होते थे वो तो राजा की उपलब्धियां कुछ भी लिख देते थे। उसके बाद इसने जो है वो खस के ऊपर अधिकार किया। खस के बाद जो गोंड क्षेत्र था पूरा ये वाला, इसके ऊपर जो है वो इसने अधिकार कर लिया। कौशल देश, ठीक है, यहाँ पर इस कौशल देश के ऊपर इसने जो है वो अधिकार कर लिया। इन सब जगहों को वो अधिकार कर रहा था। और एक महान, यानी कहते हैं गुजरात से लेकर कश्मीर तक, आप ऐसे याद रखो कि जो गुजरात है वहां से लेकर अगर कहा जाए कश्मीर तक के क्षेत्र पर इसका जो है वो अधिकार था। ये जो है वो माना जाता है एक महान शासक के रूप में उसको जो है वो हम कह सकते हैं। बट कई बार ऐसा लगता है कि इतने बड़े क्षेत्र में वो कैसे जो है वो सत्ता हासिल कर सकता है। अच्छा, दूसरा एक और चीज थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है कि इसका जो साम्राज्य विस्तार हुआ, इसके कॉइन हमको यहाँ कहीं नहीं मिले। इसका जो निर्माण कार्य, क्योंकि ये विद्या का बड़ा संरक्षक, मंदिर निर्माण जो शैली थी, अभी मैं अलग से जस्ट इसके बाद ही आपको मंदिर निर्माण शैली भी पढ़ाऊंगा। वो मंदिर निर्माण शैली, क्योंकि वो अलग से एक टॉपिक पढ़ाऊंगा खजुराहो के मंदिर पूरा, इसलिए मैं अभी यहाँ पे नहीं डाल रहा। लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा कि खजुराहो में पहली बार मंदिर निर्माणों की परंपरा इसने ही शुरू करी। ठीक है, जो अगर कहा जाए पंचायतन शैली के मंदिर थे जिसमें बीच में एक मंदिर होता था, चारों ओर भी मंदिर होते थे, इस तरह से 5 मंदिरों से मिलकर एक कैंपस बनता था मंदिर समूह का। वो सब इसी के समय शुरू हुआ, इसमें दो राय की बात। लेकिन ऐसे मंदिर हमें और कहीं क्यों नहीं मिलते? मतलब हिमालयन रेंज क्षेत्र में हमें चंदेलों के मंदिर क्यों नहीं मिलते, या जिजाक भुक्तियों के मंदिर क्यों नहीं मिलते? तो ये लगता है कि हाँ ठीक है, एक महान राजा तो था, लेकिन जो गुणगान हम लोग कर रहे हैं वो एक अगर कहा जाए कि अतिशयोक्तिपूर्ण जो है वो ज्यादा है, या बड़ा विस्तृत करके जो है वो अगर कहा जाए ज्यादा इसको जो है वो कर दिया गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखना कहाँ तक अपन बात करी, गौंड डायनेस्टी इसने कब, मैं इसमें डायग्राम में बता दूं एक एक कहाँ थे। ये पूरा जो क्षेत्र है इसको आप लिखेंगे गौंड। उस समय गौंड कहाँ शासन करते थे? बंगाल से लगे हुए पूरे क्षेत्र। ये जो बेल्ट है यहाँ कौन थे? कश्मीर और खस, कश्मीर के शासक और खस। यहाँ पर ये वाला जो बेल्ट था यहाँ थे कौशल। ये वाला तो गुजरात के शासक जो थे वही थे, सीधे गुजराती लिख ले अपन के वहां जो है वो के शासक जो है रहे। इन पूरे क्षेत्रों पर इसने अपना अधिकार जो है वो और अपने आप को जो है वो अगर कहा जाए एक स्वतंत्र शासक के रूप में जो है वो स्थापित करते हुए मंदिर निर्माण शुरू कर दी। नागर शैली के मंदिर भी बनवाए,
और पहला चर्चित मंदिर जिसको अपन आम भाषा में क्या बोलते हैं, लक्ष्मण मंदिर, ये भी इसी के शासनकाल में बना है, ये ध्यान रखिएगा। और लक्ष्मण मंदिर जो है वो, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो पंचायतन शैली है उसको याद रखिएगा, अभी दिखाऊंगा भी कि कैसे मंदिर होते हैं उसके, उस शैली में बना पहला बड़े मंदिर है। तो अगर कहा जाए यशोवर्मन इस तरह से एक अच्छा खासा जो है वो साम्राज्य रखा, उसने स्थापित किया, बट उसकी स्वतंत्रता के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वो कैसे शासन कर रहा था, क्या कर रहा था। इसकी जस्ट डेथ के बाद इसके लड़के के हाथ में जो है वो शासन आ गया जिसका नाम था धंगदेव। ये भी एक महान शासक, लेकिन इसके बारे में भी इतिहास जो लिखता है वो कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण लिखता है। मतलब कहा जाए कि जैसे कहते हैं ना कि इतिहास लिख तो रहा है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कुछ कुछ चीजें तो हम ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण ही जो है वो लिख रहे हैं। जैसे कहते हैं कि इसने जो है कांची के राजा की पत्नियों को, जो कांची है, राण है, अंग है, ये दक्षिण के जो राज्य थे, इनकी राजा की पत्नियों को जो है वो अपने यहाँ जेल में कैद कर रखा था। पता नहीं वो कांची कहाँ चला गया, केरल तमिलनाडु तक वो कैसे पहुंच गया, आज तमिलनाडु में कांचीपुरम के आसपास कहाँ गया होगा। ये कुछ चीजें तो अतिशयोक्तिपूर्ण जो है वो इतिहास में दिखती हैं, और ये भी अतिशयोक्तिपूर्ण ही जो है वो मानी जा सकती है। हाँ, लेकिन ये तो है कि धंगदेव एक अच्छा महान जो है वो शासक माना जा सकता है। तो लगभग 950 एडी के आसपास, यहां लिख लेते हैं, धंग जो है वो, या धंग देव भी लगा सकते हो आप, के हाथ में सत्ता आई लगभग 950। और लगभग अगर कहा जाए कि इसने 999 या 1000 एडी तक शासन किया, यानी इसका टाइम पीरियड क्या है धंग का, बड़ा है। इससे क्या सिद्ध होता है कि जब टाइम पीरियड बड़ा हो जाता है तो मंदिर निर्माण भी इसने क्या किए होंगे, ज्यादा किए होंगे। तो ज्यादातर मतलब इसमें इन लोगों ने 100 साल में 85 मंदिर बनवाए, तो काफी सारे मंदिर जो है वो इसके शासनकाल के हैं। और अगर आप जब खजुराहो जाओगे तो उसमें एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, मैं यहाँ आपको उसका फोटो भी दिखा देता हूँ साथ में, उसका नाम है विश्वनाथ टेम्पल। वो जो विश्वनाथ टेम्पल है, यहाँ पर अगर आप इस फोटो को ध्यान से देख पाए तो इस फोटो में आपको एक टेम्पल दिख रहा होगा, नीचे ध्यान से देखिए, ये ठीक है, ये जो टेम्पल है ये विश्वनाथ टेम्पल, और ये विश्वनाथ टेम्पल इसी के साथ शासन काल में जो है वो बना। कनरिया महादेव के बाद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध टेम्पल है, सबसे ज्यादा भव्य और प्रसिद्ध टेम्पल, जो पंचायतन शैली का सबसे अच्छा मंदिर माना जाता है। जो आपको यहीं दिख रही होगी वो शैली, कि एक इसमें यहाँ पर ये मंदिर दिख रहा है, एक इस तरफ पीछे होगा जो दिखाई नहीं दे रहा, एक यहाँ दिख रहा है, एक इधर है, और एक ये जो बीच में। तो 1 2 3 4 और 5 मंदिरों का समूह है, जो अभी अपन टेम्पल आर्ट में समझेंगे कैसे ये लोग जो है वो टेम्पल आर्ट में मंदिर बना रहे थे। ठीक है, लेकिन पहले तो अपन टेम्पल आर्ट से पहले ये समझें कि इसने साम्राज्य जो है वो अपना कैसा स्थापित किया, और कहां तक जो है वो इसका साम्राज्य स्थापित था। तो पहला तो ये था कि इसका जो यानी धंगदेव, यहाँ लिख लेते हैं धंगदेव, 950 2000 एडी के बीच में। इसके साथ 2-3 प्लस पॉइंट थे। पहला प्लस पॉइंट तो इसके साथ सबसे अच्छा ये था कि जिस समय ये शासन कर रहा था उस समय कोई बड़ी ताकत जो है वो नहीं थी। मतलब कोई कहा जाए कि राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों में कोई बड़ी ताकतें नहीं थी। मध्य प्रदेश वाला जो बेल्ट है वहां कलचुरी ताकत भी बहुत कमजोर थी, और ग्वालियर के आसपास एक बहुत छोटी सी अगर कहा जाए सामंती ताकत थी, जिसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, कच्छप घात। सुना है? यस सर। ठीक है, कच्छप घात राजा, आपको ग्वालियर याद, में। ग्वालियर के आसपास कच्छप घात राजा थे, ये शासन कर रहे थे। और अभी पिछले साल ही आपको जो है वो एक मंदिर आया होगा, याद करो कौन सा मंदिर पूछा गया था, 64 योगिनी। 64 योगिनी। ये कच्छप घात राजाओं का ही के समय का है। और कच्छप घातों की जो है वो अगर कहा जाए कि जो है वो 3 शाखाएं थी। तो ग्वालियर वाली जो शाखा थी, उसके बगल वाली शाखा के राजा थोड़े से जो है वो ताकतवर थे। तो कच्छप घात जो है यहाँ शासन कर रहे थे, ये उनको मैनेज भी कर रहा था। तो यहाँ पर कच्छप घातों को ऐसे भी अलग से पढ़े, लेकिन अब यहाँ पर आप याद रखिएगा, जो आज का ग्वालियर है वहां कच्छप घातों की शाखा जो कहलाती थी उसको सिनोनिया कहा जाता था, ये याद रखिएगा, ठीक है, सिहोनिया। आज का जो ग्वालियर है वहां जिन जिन भी कच्छप घात सामंतों ने शासन किया वहां पर, ठीक है।
दूसरा जो आज का जो श्योपुर और मुरैना के पास का बेल्ट है, उसमें दुबकुंड कहलाते थे वो, दुबकुंड। तो कभी आप श्योपुर की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर एक दोबकुंड करके एक जगह दिखती है श्योपुर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। दोबकुंड सुनी है किसी ने? अपने मंदिरों के लिए कच्छप घात राजाओं के ताकत का वो केंद्र था यहाँ पर अगर कहा जाए। और तीसरी राजधानी जो थी, मतलब तीसरी जो इनकी ब्रांच थी, वो तो सभी ने सुनी होगी, शिवपुरी के आसपास का क्षेत्र जो है, वहां पर कौन थे? नरबर। नरबर शाखा, नरबर तो सुना ही होगा। यस सर। तो 3 जगह से ये कच्छप घात ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी ताकतवर नहीं था। ये ध्यान रखिएगा, मुझे नहीं लगता है कि ये इंडिपेंडेंट राजा बन पा रहे थे, एक सामंत की तरह। यानी कहा जाए कि जो धंग देव था, उसके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी अगर कहा जाए कि ऐसी ताकत नहीं थी जो उसे जो है वो रोक पाए अपने साम्राज्य को जो है वो विस्तृत करने के लिए। इसीलिए उसने अपने साम्राज्य को उत्तर से दक्षिण में एक बड़े क्षेत्र तक जो है वो फैला दिया। तो गुजरात निकल गया, खजुराहो जो इंस्क्रिप्शन है वो हमको ये बताता है कि उस समय प्रतिहारों के हाथ से जो है वो अगर कहा जाए कि सत्ता इसने छीन ली और कलिंजर को जो है वो पूरी तरीके से अपना अधिकार में ले लिया और कलिंजर को अपनी कैपिटल बना लिया। तो कलिंजर एज ए कैपिटल की बात करें तो धंगदेव के समय वो कलिंजर क्या हो गई थी? इनकी कैपिटल बन चुकी थी। ये आपको याद रखना है, उन्होंने जो है वो कलिंजर को एक राजधानी के रूप में इसने क्या करा? विकसित कर लिया। और उसके आसपास के क्षेत्र से जो है वो ये अपने साम्राज्य को जो है वो ऑपरेट करने लगा। इसलिए उसके आसपास के क्षेत्र में ही इसने जो है वो अपने मंदिरों का निर्माण जो है वो कराया। कलिंजर से आगे बढ़ते हुए ये कहां तक पहुंच गया? इस पूरी गंगा की बेल्ट तक पहुंच गया। ये जो गंगा की बेल्ट है, यहाँ इस पूरे पर इसने जो है वो अपना कब्जा करना शुरू किया। लेकिन चूंकि गंगा की बेल्ट पे ध्यान से देखो, मैं इसमें कुछ नंबर डाल रहा हूं, 1 2 3। वो सबसे पहले किस नंबर की ओर बढ़ा होगा? 1 2 या 3? सोचो। 3 की ओर। 3 की ओर। वेरी गुड, क्योंकि यहां पर अपने को चंदेल दिख रहा है, तो चंदेल इधर थोड़ी दौड़ लगाएगा, पहले इधर जाएंगे। इसीलिए उसकी जो शुरुआती 2 विजय, कभी कोई पूछता है, वो 2 विजय कहलाती है। फर्स्ट इज बनारस, आज का वाराणसी। सेकंड इज प्रयाग, अब तो प्रयाग ही हो गया इलाहाबाद। ठीक है, तो प्रयाग और इसको भी इसने, तो पहला ये प्रश्न आपको आ गया कि कौन सा चंदेल राजा था या कौन सा जेजाग भुक्ति राजा था जिसने सत्ता में आने के बाद, यानी अगर कहा जाए कि जब वो सत्ता में आया, तो सत्ता में आने के बाद उसने जो है वो बनारस के ऊपर और प्रयाग के ऊपर जो है वो अपना अधिकार कर लिया, कलिंजर को अपनी कैपिटल के रूप में जो है वो डेवलप किया। तो आंसर ये है। तो ये जो है वो अगर कहा जाए, ये आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर दूसरा, यहां से जब वो आगे की ओर बढ़ा तो यहां पर उसको मिले कच्छप घाट। तो कच्छप घाट अगर कहा जाए, यहां पर अगर कहा जाए, एक अभिलेख मिलता है हमको, उसका नाम है वज्र दमन अभिलेख इंस्क्रिप्शन। कच्छप घाट वज्र दमन इंस्क्रिप्शन या अभिलेख जो यहाँ पर अगर कहा जाए, ये एक्चुअल जो है वो अगर कहा जाए एक शासक था वज्र दमन कच्छप घाटों या कछवाहा के आसपास का जो क्षेत्र है उसके। इससे ये पता चलता है कि इसने पूरे क्षेत्र को अपने जो है वो क्या कर रखा था? नियंत्रण में जो है वो ले रखा था। और ये भी कहीं ना कहीं जो है वो इसकी अधीनता जो है वो माना करते थे। मतलब ये साफ है कि इसकी जो है वो अधीनता ये लोग मान रहे थे और इसके साथ जो है वो चल रहे थे। दूसरा कि इसके शासनकाल में एक और जो घटना घटी कि इसके शासनकाल में अब जो है वो अरब कॉन्क्वेस्ट जो है वो, यानी यहाँ से जो है वो तुर्क आक्रमण जो है वो होना शुरू हो गया। तो सुबुक्तगीन का जो है वो अगर कहा जाए आक्रमण हुआ था, लेकिन वो भारत की सीमाओं में आ नहीं पाया। तो वो आक्रमण के बाद अब इसी के शासनकाल में बड़े आक्रमण होना शुरू होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ये निकल लिया था। तो इस तरह से कहे कि धंग देव जो है वो एक अच्छा महान जो है वो शासक था। उसने जो है वो एक बड़ा जो है वो साम्राज्य जो है वो अगर कहा जाए स्थापित किया। उसका साम्राज्य कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीर से लेकर कांची तक था दक्षिण में, पर मेरे को तो कभी भी इसमें अतिशयोक्ति ज्यादा लगती। कांची तक साम्राज्य जो है नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरूर याद रखिए कि दक्षिण भारत के किन राज्यों के राजाओं की मतलब अगर कहा जाए कि पत्नियों को मध्य प्रदेश के चंदेल शासक ने जो है वो कैद कर लिया। तो आंसर जो है वो धंगदेव था।
उसने जो है वो इनको जो है वो कैद करके जो है वो रखा था। एक कहते हैं, वो कितना कैद किया, क्या किया, उसमें कितनी ज्यादा है, वो तो कुछ अतिशयोक्ति वाली जो है वो बात अपने को देखने को मिलती। ये अगर कहा जाए। दूसरा, इतने लंबे समय 50 ईयर शासन कर रहा है, मंदिरों का भी निर्माण करा रहा है, ठीक है। जैसे अभी मैंने कहा कि विश्वनाथ मंदिर है वहां पर, या वैजनाथ मंदिर है वहां पर, ये जो मंदिरों का निर्माण करा रहा है, तो उसके लिए उसके पास अच्छा फंड की भी जो है वो क्या थी, उसको फंड की भी क्या पड़ रही थी, जरूरत पड़ रही थी। अब ये फंड आएगा कैसे? ये बिना एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो अगर कहा जाए जो है वो संभव नहीं। तो यहाँ पर जो है वो उसके पास एक जो है वो बड़ा प्रसिद्ध जो है वो ब्राह्मण था, उसका नाम था प्रभास। ये याद रखिएगा, वो हीरो मत समझ लीजिएगा, ये उसका पीएम था, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और दूसरा जो था, इसके पास एक और व्यक्ति था जिसका नाम था भट्ट्योधर, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, भट्ट या सोधर भी लिख सकते हो, या भट्ट्योधर भी लिख सकते हो, भट्ट यशोधर। ये इसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी न्यायिक व्यवस्थाएं देखा करता था कि सब चीजें धर्म के अनुरूप हो रही है कि नहीं। आज का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पूरी, ठीक है, उसकी आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को जो है वो देखा करता था। आज के प्राइम मिनिस्टर की ये दोनों चीजें जो है वो लेकर चल रहा था। और इसी के आधार पर अगर कहा जाए कि उसने एक बड़ा साम्राज्य जो है वो गंगा के उत्तर तक जो है वो दक्षिण में कांचीपुरम तक जो है वो फैला दिया। तो ये जो है वो याद रखना है। दूसरा, आ गया समझ में? क्लियर है यहां तक? ठीक है। यस सर। दूसरा, कोई पूछेगा क्या कलचुरी राजा उसके अधीन थे? यस। क्या कच्छप घात राजा उसके अधीन थे? यस। ठीक है। इन सबको उसने क्या कर रखा था, अपने नियंत्रण में कर रखा था। इनमें से कोई भी जो है वो स्वतंत्र राजा के रूप में अस्तित्व में नहीं दिखेगा। कोई पूछेगा कि क्या वास्तव में जो है वो ये जो है वो अगर कहा जाए स्वतंत्र राजा बनने का मौका दिया इसने? नहीं दिया। ये जो है वो याद। क्लियर है? अब इसकी जब डेथ होती है, तो इसकी डेथ के बाद यहां पर अगर कहा जाए कि इसका जो लड़का आता है, मतलब अगर कहा जाए धंगदेव के बाद, वो भी एक महान शासक के रूप में इतिहास में जो है वो देखा जाता है। उसको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं? गंडदेव। ठीक है। तो गंडदेव को भी इतिहास के अंदर जो है वो जगह दी गई है। हालांकि गंडदेव का समय इतिहास में बहुत लंबा नहीं है, 2 साल 3 साल रहा गणदेव का समय। लेकिन गणदेव के साथ सबसे अच्छी जो बात थी वो ये थी कि इसके बारे में हमको सबसे ज्यादा अभिलेखों से जानकारी मिलती। तो लगभग अगर कहा जाए कि 999 और 1000 एडी के आसपास जब धंगदेव की मृत्यु होती है, तो जस्ट उसके बाद जो है वो अगर कहा जाए कि सत्ता आ जाती है गंडदेव के हाथ में। और गंडदेव के हाथ में जब सत्ता आती है तो उसके बारे में हमको 2 जगह से जो है वो जानकारी मिलती है। पहला अगर कहा जाए महू इंस्क्रिप्शन से। महू, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको महू मत पढ़ लेना तुम लोग, नहीं तो पता चले तुम इंदौर चले गए, महू में जो चले गए। महू एक्चुअल जो है उत्तर प्रदेश में एक जिला है, ये याद रखिएगा। और हमारे से बहुत ही ज्यादा जो है वो पास है, कोई ज्यादा दूरी पर नहीं है महू नाम का जो जिला। तो कोई पूछेगा, महू जो है वो यूपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है। वहां पर जो है अगर कहा जाए, ये महू काय के लिए फेमस है भारत में? ठीक है। अरे बेटा, वो ये महू है, वो है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। महू मिलिट्री हेडक्वार्टर, MHO, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। ये हमारे इंदौर में है, अंबेडकर नगर। ये महू जो है वो हिंदुस्तान में अपनी साड़ियों के लिए जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। कोई पूछेगा कि महू की क्या फेमस है? महू में इतना बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बेल्ट है कि आप सोच नहीं सकते। जबरदस्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है महू में। ठीक है। जैसे अपन वाराणसी जाते हैं तो आपको देखा होगा ना, वाराणसी के टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अंसारी लोग वहां पर बनारसी साड़ी बनाते हैं। प्रधानमंत्री जी भी क्या नाम है, उस्ताद, जैसी स्कीम भी चल रही है वहां पे। तो ऐसे ही महू नाम की जो जगह है, तो महू में, ठीक है, एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला, ठीक है, यहाँ पर। या अगर कहा जाए कि पाषाण अभिलेख भी कह सकते हो, ठीक है, या प्रस्तर अभिलेख भी बोल सकते हो, जो आपको लगे। उसमें जो है वो अगर कहा जाए, हमको ये पता चलता है कि धंगदेव की मृत्यु के बाद
गंडदेव के हाथ में जो है वो सत्ता आती है। ये एक आपको याद रखिए। दूसरा, अजयगढ़ तो सुना ही होगा। अजयगढ़ एक बड़ी फेमस क्या है मध्य प्रदेश के अंदर? तहसील पन्ना में। तो अजयगढ़ तहसील में एक अजयगढ़ इंस्क्रिप्शन मिला, अभिलेख। उसमें भी पता चलता है कि ये सत्ता में आया, लेकिन ये ज्यादा समय तक जो है वो सत्ता जो है वो नहीं चला पाया। केवल ये 2 से 3 साल तक जो है वो अगर कहा जाए इसके हाथ में जो है वो सत्ता यहाँ पर रही। तो ये 2-3 चीजों से, यानी अजयगढ़, कोई पूछे, ये सब आपको लिस्ट में डालना है चंदेलों के इतिहास को समझने वाले जो अभिलेख हैं उसमें। अजयगढ़ इंस्क्रिप्शन, रॉक इंस्क्रिप्शन, इसमें हमको चंदेलों की जानकारी मिल रही है। स्पेशली अगर कहा जाए कि अभी हम गंडदेव के बारे में बात करें, महू इंस्क्रिप्शन, इसमें जो है वो हमको जानकारी मिल रही है। यहाँ पर महोबा में एक इंस्क्रिप्शन मिला, वहां पर उसमें जो है वो जानकारी हमको यहाँ पर मिल रही है। इन सब से पता चलता है कि एक बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए इसके हाथ में जो है वो ताकत आती है। जब चूंकि छोटे से टाइम पीरियड के लिए किसी के हाथ में ताकत आती है, तो वो इतिहास में कोई बहुत ज्यादा बड़े जो है वो उपलब्धियां तो नहीं कर पाता। इसीलिए गंडदेव के शासन काल में हमको कोई बड़े मंदिर आदि का निर्माण का जो है वो उल्लेख नहीं मिलता कि कोई भव्य मंदिर वगैरह जो है उसने बनवाए हों। ये केवल एक टेम्परेरी बीच की जो बेल्ट में शासक के रूप में आया। गंडदेव की मृत्यु के बाद जो आदमी सत्ता में आया, उसके साथ समस्या भी बहुत थी, लेकिन उस समस्या से वो लड़ भी उसी तरह से रहा था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज आपके साथ प्रॉब्लम्स बहुत ही एग्जाम्स में, सिविल सर्विस के, बट जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है उतना ज्यादा सक्सेस रेशो बढ़ता है। ध्यान रखिए, क्योंकि संघर्ष में जो है वो परिस्थितियों में अपन अपनी राह जल्दी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अब जो बंदा है उसके साथ 2 समस्याएं थी। उस बंदे का नाम है विद्याधर, है ना, ध्यान से समझिएगा। ये आखिरी ताकतवर राज्य है। इसके बाद विजयपाल से डायनेस्टी डिक्लाइन होगी। तो हम केवल 2-3 राजाओं की कहानी पढ़ेंगे, फिर सीधे खजुराहो के टेम्पल के ऊपर कूदेंगे जो एग्जाम्पल। तो विद्याधर सबसे चर्चित जितने मंदिर हैं वो सब विद्याधर के समय, यहां लिख दे रहा हूं। तो याद करो, अगर मैं कहूं कि खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा? कंदारिया महादेव। ठीक है। और सबसे महान शासक कौन? विद्याधर। बस ये याद रखना, विद्याधर ही सबसे महान शासक है। और सबसे महान शासक नहीं, सबसे महान मंदिर या सबसे बड़ा जो है वो अगर कहा जाए टेम्पल उसमें जो है वो बनवाया कंदरिया महादेव। विद्याधर के साथ जो समस्या थी वो समझ। जब विद्याधर के हाथ में सत्ता आई, यानी लगभग ये बात है 1002-3 से लगभग 1035 के आसपास की, ये समय माना जाता है विद्याधर का। और जो अभी मैंने आपको अभिलेखों के नाम बताए, महू, महोबा, उन सब में हमको जो है वो अगर कहा जाए विद्याधर के बारे में जानकारी मिलती। प्लस खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं उनसे भी, यानी कंदरिया महादेव जैसे जो मंदिर हैं उनके आसपास मिले अभिलेखों से भी हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा उसकी जानकारी हमको मिलती है महोबा इंस्क्रिप्शन से, महोबा अभिलेख से। तो इसके साथ जो पहली जो तकलीफ थी ना वो समझ, जब इसके हाथ में सत्ता आई, इसी समय भारत के ऊपर एक बड़ा तुर्क आक्रमण हुआ है दरअसल। ठीक है, उस तुर्क आक्रमण का क्या नाम था, किसने किया था? महमूद गजनवी। तो मैं यहाँ पर केवल गजनी लिख रहा हूँ ना, आप पूरा लिख लेना, गजनी। ये तो याद ही होगा कि 1000 से 1026 के बीच उसने आक्रमण किए मूल, और उन आक्रमणों में हमारे यहाँ तक भी आ गया था। ठीक है, चंदेलों के खिलाफ भी आक्रमण किया उसने, वो भी। ये एक तो जो है उसके साथ जो है वो समस्या है। यार स्थानीय जो लोकल पावर है उसको तो इस बंदे को मैनेज करना है बेचारे। इसको मैनेज करने के अलावा अगर कहा जाए, वो जो विदेशों से जो आक्रमण हो रहे हैं उनको जो है वो अगर कहा जाए भी इसको जो है वो मैनेज करना। तो उन आक्रमणों के बारे में, ठीक है, इतिहास में जो है वो जानकारी पता चलती है कि ये उसमें कभी हारा नहीं, मतलब एक अच्छा, जैसे कहते हैं ना, योद्धा के रूप में जो है वो आया। तो अब क्या हुआ कि विद्याधर के हाथ में जैसे ही जो है वो सत्ता आई यहाँ, तो उसने अपने साम्राज्य को क्या करना की कोशिश करी, रिस्टोर करने की कोशिश करी। मतलब जितना भी आसपास का जो क्षेत्र था उसको रिस्टोर करा। अब उस समय, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, कन्नौज के ऊपर, ये जो कन्नौज है, अभी इन लोगों ने कन्नौज पर कब्जा नहीं कर रखा था। अभी कहां तक थे ये, क्या बताया था इससे पहले, कहां से ऑपरेट कर रहे हैं सब लोग? कालिंजर। अब जो कन्नौज था, अब ये बिल्कुल वही है यूक्रेन और रूस वाला इशू। कन्नौज को थोड़ी देर के लिए मान लो यूक्रेन, और कलिंजर को मान लो रूस। अब सोचो, मान के चलो इधर से ये महमूद गजनी अगर कन्नौज पे आ जाए, तो इस रूस को चिंता होगी कि नहीं होगी?
यानी नाटो आ गया तो चिंता होगी कि नहीं होगी, कुछ वैसे ही काम चल रहा। तो एक्चुअल क्या हुआ कि ये जो कन्नौज नाम की जगह थी, यहाँ वो महमूद गजनवी जो है वो, अगर कहा जाए गजनी जो है वो बढ़ते हुए आ गया। और जब वो कन्नौज पहुंचा तो कन्नौज में उस समय एक राज्यपाल नाम का राजा जो है वो शासन करता था कन्नौज में। ये बात है 1019 एडी के आसपास की। एग्जैक्ट सन नहीं पूछेगा, जिसका एग्जैक्ट सन आएगा मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ये डेट आएगी वो आपको मैं बताऊंगा। जैसे एग्जैक्ट जैसे सन याद रखने के 1025-26 के बीच सोमनाथ के मंदिरों पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी गजनी ने, ये एग्जैक्ट याद रखने वाला, बाकी एग्जैक्ट की जरूरत नहीं। तो इन आक्रमण, अब जैसे ही इसने जो है वो महमूद गजनवी गजनी जब आया तो शुरुआत में जो उसके आक्रमण थे उसमें अच्छी खासी उसको जो है वो सफलता जो है वो मिल रही थी। अब जब ये सफलता मिल रही थी तो ये यहाँ का जो शासक था, यानी कन्नौज के ऊपर जब सत्ता थी राज्यपाल की, राज्यपाल ने क्या कर दिया, सरेंडर कर। तो राज्यपाल ने सिलेंडर किया, ये जानकारी हम काल्पनिक नहीं कर रहे। एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो अगर कहा जाए मुस्लिम इतिहास का, दो लोगों ने इसका उल्लेख किया। एक तो महमूद गजनवी गजनी के साथ कौन आया था, याद कर लो जल्दी से, अलबरूनी। एक तो अलबरूनी याद रखना, ठीक है। यहाँ पर दूसरा जो है वो है इब्न अल अतहर, ठीक है, ये ध्यान रखिए, इब्न, ठीक है, अल अतहर। ये दोनों हमको क्या बता रहे कि जब गजनी ने कन्नौज पर अटैक की और कन्नौज के राजा राज्यपाल ने उसकी अधीनता बिना लड़ाई जो है वो स्वीकार कर ली, तो कन्नौज से लगे हुए इस बेल्ट के ऊपर सबसे ज्यादा जो गुस्से में आया वो आया यहाँ पर विद्याधर। ये कहानी बिल्कुल वैसी, ठीक है, जो इतिहास में कई बार ये कहानियां दोहराई जाती रही हैं। जैसे याद करो कि ये जो आज का चंदेरी के आसपास का क्षेत्र, यहाँ जब इब्राहिम लोदी आया था तो इब्राहिम लोदी को से लड़ने के लिए कौन चला गया था, राणा सांगा, याद है? राणा सांगा ने इब्राहिम को हरा भी दिया था, याद करो अगर थोड़ा तो। फिर राणा सांगा ने जब इब्राहिम को हरा दिया तो उसमें राणा सांगा का एक हाथ, एक पैर और एक आंख क्या हो गई थी, चली गई। मालूम है कि नहीं मालूम है? ये इतिहास की कहानी, चलो मुगल बताएंगे उसमें कहानी, ठीक है, बाबर के युद्धों के समय बताएंगे। तो यहाँ भी यही हो रहा था कि जो चंदेल था यानी विद्याधर को इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ आ गई कि आखिर ये जो राज्यपाल है इसने बिना लड़े जो है वो अधीनता कैसे स्वीकार कर ली। अगर इसने बिना लड़े अधीनता स्वीकार कर ली तो निश्चित रूप से, ठीक है, ये महमूद गजनवी गजनी जो है वो कहां तक पहुंच जाएगा, हम तक पहुंच जाएगा। तो इसने कहा कि कन्नौज पे अटैक करना। अब ध्यान से, ये चंदेल ये कन्नौज, इन दोनों के बीच में कौन सा, यहाँ पर ग्वालियर के आसपास कौन थे, कच्छप घाट। कच्छप घाट, ध्यान से, ना कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा सिंपल सा है, अपन ऐसे ही याद कर लेंगे। कच्छप घाट यहाँ पर, तो यहाँ लिख लेते हैं कच्छप घाट। अब पूरा पूरा लिख लेना, मैं तो जल्दी जल्दी लिखता हूं तो ऐसे लिखता हूं। तो कच्छप घाट अगर कहा जाए, उनकी जो ग्वालियर ब्रांच थी और एक ब्रांच कौन थी दुपकुंड, ठीक है। तो हमारे लिए अभी काम की ब्रांच है ग्वालियर, हमारे लिए दुपकुंड ब्रांच काम की, क्योंकि उसमें एक इंस्क्रिप्शन है दुपकुंडा अभिलेख, उसमें हमें ये पता चलता है कि इसने कच्छप घाट जो इसके सामंत थे, मतलब जो इसके साथ थे, और उस समय कच्छप घाटों में एक सामंत इसका था, उसका नाम था अर्जुन। इतिहास में केवल कच्छप घाट के इस राजा का नाम है, याद रखिए, अर्जुन, कि एक सामंत था कच्छप घाट का, और कौन सी शाखा का था, दुपकुंडा, ये याद रखिएगा। टोटल कितनी शाखाएं बताई थी अभी मैंने आपको कच्छप घाट की, 3। तो दुपकुंडा में अर्जुन नाम का समय, तो बिल्कुल रटना नहीं है, एक लाइन में याद रखो। अगर मैं कहूं कि ये अर्जुन का समय क्या होगा, तो मोटा मोटा 1000 से 1035 के बीच ही होगा, राइट? यस सर। क्योंकि हमारी स्टोरी लगभग इसी के आसपास, तो कहीं भी अगर हम अर्जुन का टाइम पीरियड पढ़ते हैं तो उसका एक आइडियल टाइम पीरियड जो मिलता है हमको, मिलता है 1015 से 1035 के बीच। ये आइडियल टाइम है इस कच्छप घाट नाम के राजा, नहीं बोलता हूं मैं इसको क्योंकि ये राजा तो था ही नहीं, है तो सामंत की तरह बिहेव कर रहे। इसने, विद्याधर ने इसको कहा कच्छप घाट में, ठीक है। दुपकुंडा इंस्क्रिप्शन से ये जानकारी मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पर, दुपकुंडा, दुपकुंडा या दुपकुंड, जो आपको आज श्योपुर की वेबसाइट पर जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट के होमवर्क है तुम सबका, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा क्लास के बाद, ठीक है, वहां पर दोबकुंड नाम से वेबसाइट मिलेगी, दोबकुंड। यहाँ पर मैं अभी आपको स्क्रीन रोक के होगा तो दिखा भी दूंगा, उसमें भी जो है वो लिखा हुआ है। तो वहां के जो है वो शासक अर्जुन से इसने कहा कि तुम जो है वो
किसकी हत्या कर दो जाके, ठीक है, राज्यपाल की हत्या कर दो उसकी, क्योंकि ऐसे अयोग्य शासक के जो है वो साथ क्या संबंध जो है वो रखना। तो कहते हैं इसकी ओर से कच्छपघात शासक के कहने पर वो सामंत जो है वो चला गया और उसने क्या करा, राज्यपाल की जो है वो हत्या कर दी। ये जानकारी महोबा इंस्क्रिप्शन में भी है, तुपकुंडा में भी है, दोनों में। तो ये ध्यान रखना। फिर नया आ गया कि चंदेलों के इतिहास को समझने का एक साधन क्या हो गया, तुपकुंडा इंस्क्रिप्शन। और तुपकुंडा जो है वो किसकी शाखा थी, कच्छपघातों की शाखा थी, ग्वालियर और नरवर के अलावा। 3 टोटल शाखाएं थी, ग्वालियर और नरवर। जब क्लास खत्म होगी तो याद दिला देना, मैं दिखा भी दूंगा एक चार्ट के रूप में भी, चूंकि मैं इंटरनेट प्रयोग नहीं करना चाह रहा क्लास में, ठीक है, तो नहीं तो मैं अभी दिखा देता, लास्ट में जब क्लास खत्म करूंगा तो दिखा भी। तो अब जैसे इसने इसको मारा यहाँ पर, अब सोचो अगर राज्यपाल की हत्या हुई तो सबसे ज्यादा किसको किसको चिड़ मची होगी, उसमें किसको जो है वो अगर कहा जाए गुस्सा आई होगी। अगर राज्यपाल को, ठीक है, यहाँ पर ये राज्यपाल है, राज्यपाल की हत्या हो गई, तो राज्यपाल की हत्या से सबसे ज्यादा कष्ट में कौन होगा, किसको लगा होगा कि अब मुझे बदला लेना चाहिए, कौन, सर उसका बेटा गजनवी, महमूद गजनवी। गजनी, बेटा समझो ना, ये इनडायरेक्टली मैसेज था कि नहीं था गजनी को, यस सर। ये तो मैसेज गया ना कि तुम्हारी अधीनता उसने स्वीकार कर ली ना बिना लड़े, मैंने उसको मार डाला, अब तुम में अगर ताकत है तो आ जाओ मेरे से लड़ लो। यानी ये सीधा सीधा जो है वो अगर कहा जाए कि एक जो है वो मैसेज जो है वो जो है वो महमूद गजनवी गजनी को इसने जो है वो दे दिया। क्या बेटा, चैलेंज किया उसको, चैलेंज, तो चैलेंज ही है ना। जैसे कहा ना, जैसे मान के चलो आप, अब ये तो सीधी सी बात है ना, अभी क्या देख रहे हो, चैलेंज ही नहीं है नाटो कि तुम मेंबर बन जाओ। अभी एक सेम घटना अपन यूक्रेन रूस में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, सेम की सेम। यूक्रेन क्या बोल रहा है, मैं किसका मेंबर बनूंगा, नाटो का। रूस ने क्या बोल दिया कि मेंबर बन के बता दे, और रूस ने अटैक भी करा। रूस किस टेक्निकली रूस सेल्फ डिफेंस में कर रहा है ना, वो नाटो तक नहीं आने देना चाह रहा। यहां भी कुछ ऐसे ही हो रहा था कि टेक्निकली ये मैसेज था कि राज्यपाल जो कि एक मतलब उस समय यार गुर्जर प्रतिहार राजा की हत्या करा दी इसने, और क्या इससे ज्यादा इसकी ताकत को आप लोग है, मतलब पूरे चंदेलों में आप सबसे महान राजा इसी को मान लो थोड़ी देर के लिए, इससे ज्यादा अगर कहा जाए कि कोई और जो है वो महान राजा नहीं हो सकता राज्यपालों के। अब दूसरा मैसेज देखो इसने क्या दिया, दूसरा मैसेज और अनोखा दिया इसने गजनी को। इसने इसकी हत्या करा के इस जगह पे को कैप्चर नहीं किया, इसने यहां पर एक पपेट राजा को बिठा दिया। पपेट, पपेट समझते हो यहाँ पर अगर कहा जाए, मतलब जो मेरे तरीके से चले, और वो था राज्यपाल का लड़का त्रिलोचन पाल। तो त्रिलोचन पाल ने कोई विरोध नहीं किया, वो भी समझता था कि यार मेरे पिता ने जो है वो बिना लड़े अधीनता स्वीकार कर ली, मतलब वो एक योग्य राजा नहीं थे। तो इसने राज्यपाल की, अब यहां से फिर से ले लेते हैं फिर कहानी में, विद्याधर क्या कर रहा है, यहां कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार ताकत किसको दिला रहा है, त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल, बहुत कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? एक आध बार और सुन लेना क्लास के बाद इसकी रिकॉर्डिंग, तो याद रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा मेहनत है इसके अंदर। यहाँ पर अब त्रिलोचन पाल को इसने, अब त्रिलोचन, अब मतलब एक और क्वेश्चन हो गया कि भाई गुर्जर प्रतिहार राजा त्रिलोचन पाल किसका जो है वो समकालीन था। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको जो है वो दिक्कत आएगी कि जो है वो त्रिलोचन पाल या गुर्जर प्रतिहार राजा किसका समकालीन था। अब जैसे ही त्रिलोचन पाल को सत्ता मिली तो ये बात साफ हो गई कि त्रिलोचन पाल के हाथ में सत्ता जाना मतलब महमूद गजनवी के हाथ से पूरी की पूरी यानी ग्वालियर तक की जो है वो बेल्ट चले जाना। तो अब एक ही तरीका है कि हम क्या करें, ग्वालियर के ऊपर और इसके आसपास के क्षेत्र के ऊपर यानी कन्नौज तक के क्षेत्र के ऊपर अटैक करें। तो ध्यान रखना, त्रिलोचन पाल के बाद तो गुर्जर प्रतिहार खत्म ही हो गए, यशपाल तो आखिरी राजा था, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी बर्बाद हो गई। मतलब ये कितना महान राजा रहा होगा कि इसने वो एम्पायर ही खत्म कर दिया, उसके बाद कोई गुर्जर, मतलब ये भी याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, त्रिलोचन पाल के बाद, ठीक है, जो राजा बना उसका नाम था यशापाल, वो आखिरी राजा माना जाता है गुर्जर प्रतिहार, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है वो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी लास्ट किंग जो है वो माना जाता है, ये याद रखिएगा। ये आखिरी राजा था गुर्जर प्रतिहारों का, लास्ट, त्रिलोचन पाल के बाद। तो ये जो है वो अगर कहा जाए यहाँ पर, लेकिन अभी हमारे लिए जो है वो त्रिलोचन पाल की कहानी। तो वापस जो है वो अगर कहा जाए कि जो है वो अगर कहा जाए महमूद गजनवी गजनी ने यहाँ पर अटैक करने की सोची। अब जो गजनी ने अटैक किया यहाँ पर,
तो उसने सबसे पहले तो सोचा कि मुझे सीधे अटैक जो है वो त्रिलोचन पाल के ऊपर नहीं करना है, ठीक है, मुझे सीधे जो है वो अब किसको चैलेंज करना है, ठीक है, विद्याधर। तो उसने विद्याधर को चैलेंज किया और विद्याधर ने कहा कि त्रिलोचन पाल के साथ मैं हूं, अगर लड़ना है तो आ जाओ। तो कहते हैं कि लगभग 1019-1020 में, ध्यान समझिएगा, 1019-1020 एडी के आसपास विद्याधर और जो है वो गजनी की सेनाओं के बीच में एक अच्छा खासा अगर कहा जाए युद्ध हुआ। और ये जो अगर कहा जाए यमुना के आसपास का जो बेल्ट है, यहाँ पर ये युद्ध जो है वो लड़ा। लेकिन इस युद्ध में कौन जीता ये जानकारी कभी नहीं मिलती। इतिहासकार कह देंगे साहब वो जो है वो इसमें जो है वो महमूद गजनी जीत गया, बेबुनियादी बात, नहीं जीता। क्यों नहीं जीता उसका कारण भी मैं आपको अभी तार्किक दूंगा। इस युद्ध में बस ये पता चलता है कि विद्याधर जो है उसको ये समझ पड़ गया कि गजनी एक अच्छा योद्धा है और सीधे सीधे अगर इससे लड़ा जाएगा तो हमको नुकसान पहुंचाता है। तो इसने रात में क्या करा कि अपनी सेनाओं को पीछे कर लिया और गजनी को लगा कि अगर मैं बढ़ूंगा इसके मतलब राज्य तक पहुंच जाऊंगा अगर कन्नौज और छतरपुर और महोबा वाली बेल्ट पे, तो मेरे लिए जो है वो कठिनाई बहुत ज्यादा हो जाएंगी, मैं तो हारूंगा ही हारूंगा। तो वो वापस लुट चला गया। तो कोई निर्णय नहीं हुआ। अब इतिहासकार कहते हैं कि भाई जो वापस चला गया, लेकिन जब ये पीछे हटा तो उसको जीता हुआ मान लेते। हम उसको जीता हुआ क्यों नहीं मान रहे, उसके तर्क देखिए कि जो इसके विद्याधर के समय के जो मंदिर है आज भी वो स्टैंड बाय पोजीशन पे अच्छे खासे। अगर सपोज वो महमूद गजनी वहां जाता तो क्यों नहीं वो मंदिर तोड़वाता कि नहीं तोड़वाता, सोच के देखो। यस सर। ठीक है, वो पूरे खंडरिया महादेव मंदिर को नस्ता नाबूद कर देता है, इसमें कोई दो राय की बात। वो तो बुद्ध शिकन था उसका नाम। जो आदमी, आप सोचो कि खजुराहो के मंदिर को जो है वो मतलब अतिशयोक्ति में तो कहते हैं कि खजुराहो के मंदिर पे उसने जो है 2500 बार अटैक किया यहाँ, तो वो छोड़ता कि कंदरिया महादेव मंदिर को। अगर आज वो कंदरिया महादेव मंदिर आपको खड़ा हुआ दिख रहा है, उसके आसपास के टेम्पल्स के वो जो मतलब समय की थपेड़ों ने उन 85 मंदिरों में से ज्यादातर पकड़ा है, लेकिन वहां की मूर्तियां आज भी सुरक्षित, वो बहुत ज्यादा खंडित हमको जो है वो नहीं दिखती। बाद के आक्रांताओं ने जो है उनको खंडित किया, वो एक अलग बात। तो यहाँ पर दूसरा कि उस समय अगर ये आता तो निश्चित रूप से एक बड़ा कत्लेआम यहाँ पर होता। तो ये साफ है कि महमूद गजनवी गजनी और इसके बीच में 1019-20 के बीच में जो है वो मतलब अटैक हुआ। महमूद ग्वालियर तक चल आ गया, लेकिन अगर कहा जाए कि उसको कोई बड़ी जो है वो सफलता नहीं मिली यहाँ पर, और जो है वो अगर कहा जाए वापस चला गया। वो कलिंजर को भी नहीं जीत पाया, ग्वालियर को भी वो पूरी तरीके से नहीं जीत पाया। उसकी ये इच्छा है फिर बाद में, ठीक है, अभी 150-200 साल के बाद पूरी होंगी, जब वो कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा तब उसने अटैक किया था ये चंदेल क्षेत्र के ऊपर और उसके आसपास के क्षेत्र को कैप्चर कर लिया। तो इस तरह से हम ये क्या कह सकते हैं कि वो एक महान जो है वो अगर कहा जाए शासक जो था विद्याधर, ये पहली उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी विद्याधर की। दूसरी उपलब्धि, यहां तक आ गई बात समझ में विद्याधर की, मतलब ये तो साफ आ गया कि विद्याधर को क्यों अपन महान कह रहे। दूसरी उपलब्धि मैंने आपको बताई थी कि विद्याधर का जो समय है उस समय को अपन एक, अभी जो विद्याधर का, अभी हम कहानी बात कर रहे हैं कब की, 1019-20 की बात कर रहे हैं। सोचो इस समय एक और महान राजा था हमारे मध्य प्रदेश के पास, कौन? राजा भोज। राजा सर राजा भोज। तो लास्ट स्टोरी में क्या बताया था, राजा भोज के साथ इसकी क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी, और इसने राजा भोज को क्या कर दिया था, हरा दिया था, हरा दिया। तो दूसरा जो हो गया कि जो राजा भोज था वो भी इससे पराजित हो गया यहाँ पर। तीसरा जो था कि जो कलचुरी राजा थे, उसमें कलचुरियों में जो है वो राजा था जिसका नाम था गांगे देव। ये भी याद रखिए, कलचुरी राजा में, या कलचुरी भी लिख दे रहा हूं, कलचुरी आप इधर से माता लगा लेना रा के ऊपर, कलचुरी। कलचुरियों में जो राजा थे उनका नाम था गांगे देव। इसको भी इसने क्या करा था, पराजित कर दिया। ये सब जो है वो हमको यहाँ के जो है वो अभिलेखों से जानकारी जो है वो मिलती है। और इसको पराजित करके, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसने अपनी बॉर्डर सिक्योर कर रखी थी, इस पूरे क्षेत्र के ऊपर इसका नियंत्रण था, इसमें कोई दो राय नहीं। गुर्जर प्रतिहार ताकत तो खत्म ही हो गई, मैंने बता ही दिया कि गुर्जर प्रतिहार की आइडेंटिटी खत्म हो। यानी आपसे कोई पूछे प्रश्न, एमपी के लिए नहीं, यूपीएससी के लिए भी, कि किस मुस्लिम आक्रांता के समय गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का मतलब इतिहास ही खत्म हो गया, तो कौन? महमूद गजनवी गजनी। उसके शासनकाल में गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी ऑलमोस्ट
एंड उसके बाद कोई राजा जो है वो यशपाल के बाद नहीं मिलता जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी को चला सके। तो यहाँ जो है वो ये जो है वो बात निकलती। अब चूंकि बड़ा एक महान शासक के रूप में उभर कर आया भाई बंदा, तो जब महान शासक के रूप में उभर कर आया तो मतलब कहा जाए कि काम भी वैसे ही करेगा। तो इसीलिए इसने जो है वो अपने शासन काल में बड़े मंदिरों का जो है वो निर्माण जो है वो कराया। और जितने अगर कहा जाए पंचायतन शैली के जो बड़े मंदिर हैं, जो मतलब अगर खजुराहो के आसपास देखा जाए तो इसी के शासन काल में। दूसरा कच्छप घाट जो थे, जो 3 जगह से ऑपरेट हो रहे थे, वो भी टेक्निकली जो है वो इसी के जो है वो अधीन थे या इसी के जो है वो नियंत्रण में जो थे। तीसरा कि इसके बाद जो मतलब गंगे देव के बाद कलचुरियों में जो राजा थे वो धीरे धीरे अब स्वतंत्र होने की ओर छटपटाने लगे थे, जिसमें लक्ष्मीकरण नाम का जो राजा था उसने फिर जो है वो अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था इसकी मृत्यु के बाद। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लक्ष्मीकरण जिसको कर्ण भी कहा जाता है, कलचुरियों में जो है अगर कहा जाए बड़ा पावरफुल जो है वो राजा लक्ष्मीकरण को माना जाता है, अच्छा खासा। इसकी मृत्यु के बाद अब ध्यान से समझना, विद्याधर की जब डेथ होती है तो विद्याधर की मृत्यु के बाद उसका कोई भी उत्तराधिकारी उसके साम्राज्य को जो है वो नहीं चला पाता। मतलब विद्याधर के बाद जब अगला राजा जो आया उसका नाम था विजयपाल। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं मैं विजयपाल। तो अगर हम बात करें विजयपाल की या हम विजयपाल के बाद के राजाओं की बात करें, ठीक है, जैसे विजयपाल के बाद का जो राजा था वो था देववर्मन। ठीक है, ये हम देववर्मन भी लिख लेते हैं यहाँ पर, देववर्मन। ये ऐसे राजा नहीं थे जिनको इतिहास याद रख पाए, इसलिए इनके शासनकाल में जो छोटी छोटी पावर थी वो स्वतंत्र होने लगी। जैसे अभी मैंने क्या कहा कि कलचुरी क्या हो गए, अपने आप में एक नई ताकत के रूप में जो है वो उभरे। और ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए कि कलचुरियों को मतलब एक अलग एक आइडेंटिटी मिलना जो है वो शुरू हो गई। इसीलिए अभी मैंने आपको बताया कि कलचुरियों के मंदिर आपने अमरकंटक में कभी सुने हैं या देखे हैं कहीं? कलचुरियों के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता है कुछ मंदिरों का? कलचुरी के मंदिर हैं कहीं अमरकंटक के आसपास? कलचुरी डायनेस्टी के कोई एक आध मंदिर का नाम मालूम है किसी को? नो सर। नो सर। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। अरे बेटा, थोड़ी बहुत चीजें तो जो है वो कम से कम पता करके रखो। ठीक है, मतलब हिस्ट्री नहीं। आप अमरकंटक में जितने टेम्पल है ना, मंदिर है ना, वो कलचुरी डायनेस्टी के एक राजा लक्ष्मीकरण ने बनवाए। तो अब आप सोचो, ध्यान से समझना, विद्याधर की मृत्यु के बाद किसके हाथ में सत्ता आई? विजयपाल। विजयपाल के समय कलचुरी डायनेस्टी यानी त्रिपुरी के कलचुरी, जो आज का अमरकंटक से जबलपुर तक का बेल्ट है, वहां पर एक राजा आ गया जिसका नाम था लक्ष्मीकरण, या उसको कर्ण भी बोलते हैं आप, लेकिन लक्ष्मीकरण ही लिखना है ना, लक्ष्मीकरण नाम का राजा था। तो ये लक्ष्मीकरण, इसको आप कर्ण भी बोल सकते। ये राजा एक स्वतंत्र और एक अच्छा ताकतवर राजा कैसे होगा कि जो अमरकंटक में जो टेम्पल है, आज इंटरनेट पर टाइप करिएगा अमरकंटक टेम्पल, तो आपको लक्ष्मीकरण के द्वारा बनवाए गए टेम्पलों में सबसे प्रसिद्ध टेम्पल मिलेगा, उसका नाम ही कर्ण टेम्पल। ठीक है, उसका नाम ही कर्ण टेम्पल है। तो कोई पूछेगा कर्ण टेम्पल कहाँ है, तो अमरकंटक में। ये मंदिर इनडायरेक्टली क्या मैसेज दे रहा है आपको? ये बता रहा है कि ये बंदा जब मंदिर निर्माण करा रहा, मतलब ये इनसे डर रहा होगा क्या, विजयपाल जैसे राजाओं से? नहीं सर। नो सर। तो अब ये कह सकते हैं कि लक्ष्मीकरण, और लक्ष्मीकरण के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे, जैसे यशकरण आया, ठीक है, उसके बाद जो अगला राजा था वो क्या था? यशकरण। इन लोगों ने जो है वो ये अधीनता का जो है वो चोला क्या कर दिया, उतार कर फेंक दिया। लेकिन आप पूरे इतिहास में अगर आपको कलचुरियों का इतिहास पढ़ना है, मैं आपको कलचुरी अलग से भी पढ़ाऊंगा, पूरा कलचुरी डायनेस्टी, मतलब आधे घंटे की है कलचुरी, एक टॉपिक में पढ़ा दूंगा। बट आप पूरी कलचुरी में यहाँ पर अगर कहा जाए, उनको चेदी के कलचुरी और त्रिपुरी के कलचुरी कहा जाता है कलचुरी को। लक्ष्मीकरण का नाम आज रट लीजिए, और अमरकंटक के टेम्पल अगर कोई पूछे तो लक्ष्मीकरण के ही समय जो है वो बने हैं। क्लास खत्म होगी, याद दिला देना, दिखा भी दूंगा मैं लास्ट में। तो अब हमारे सामने जो बात आ गई कि चूंकि विद्याधर के बाद उसके जो अगले शासक हुए, जैसे विजयपाल, देववर्मन, यहाँ पर अगर कहा जाए, उन्होंने ठीक है अपने आप को मतलब इतने ताकतवर जो है वो नहीं थे कि वो मतलब इतिहास इसको जगा दे।
इसीलिए ये छोटी छोटी डायनेस्टी क्या हो गई थी यहाँ पर, अगर कहा जाए मतलब स्वतंत्र जो है वो होती चली गई। हालांकि इन्होंने कोशिश तो करी, जैसे प्रबोध चंद्रोदय, अभी आपको एक नाटक बताया था, ठीक है, तो प्रबोध चंद्रोदय नाटक में पता चलता है कि कर्ण नाम के राजा को किसी गोपाल नाम के सावंत से इन्होंने पराजित करवाया, लड़ाई करवा के। बट वो कहानी कभी जो है वो मुझे एग्जाम के हिसाब से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं लगती कि एग्जाम में जो है वो आएगी, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए। तो अब अगले जो राजा हैं, उन पूरे राजाओं में केवल 2 राजा ही हमारे काम के। उन 2 राजाओं के बारे में जो है वो हम बात कर लेते हैं। वो 2 राजाओं में पहला जो राजा है वो आपको सबको मालूम ही होगा, मैं जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि वो राजा समकालीन माना जाता है पृथ्वीराज चौहान की। तो सबसे पहले सीधे अपन उन्हीं राजाओं के ऊपर जो है वो बात करते हैं। तो विद्याधर के बाद अगले जितने भी राजा थे, यानी अगर कहा जाए कि देववर्मन की बात कर ले या कीर्तिवर्मन की बात कर ले, ये सब जो है वो, ठीक है, अयोग्य राजा थे। अच्छा, कीर्तिवर्मन के बारे में एक और जो है अगर कहा जाए कहानी आपको बता दें, अच्छी याद आ गई, कीर्तिवर्मन का नाम आ गया। कीर्तिवर्मन की एक कहानी और सुन लो आप, क्योंकि कीर्तिवर्मन की भी एक स्टोरी है। कीर्तिवर्मन के हाथ में जब सत्ता आई, ये ध्यान रखिएगा, तो कीर्तिवर्मन के समय जो लक्ष्मीकर्ण नाम का राजा ध्यान रखिएगा, कीर्तिवर्मन को जो है वो कलचुरियों के किस राजा के समकालीन माना जाता है? लक्ष्मीकर्ण, चेदी के या कलचुरी के जो है लक्ष्मीकर्ण। इसके और इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हो, और कीर्तिवर्मन, ठीक है, के दरबार में वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपको याद रखना है। यहाँ कीर्तिवर्मन जो है उसके शासन काल में जो है कृष्ण मिश्र नाम के जो है वो व्यक्ति जो है निवास करते थे, उन्होंने ही प्रबोध चंद्रोदय लिखा था। ये याद रख लेना, यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर कहा जाए कि जो है वो अगर कहा जाए कि प्रबोध चंद्रोदय का जो लेखक है कृष्ण मिश्र, वो किसके दरबार में था? कीर्तिवर्मन। ये आईएमपी नहीं, आईएमपी का पापा है ये कृष्ण मिश्र। वो एक किताब लिख रहा है प्रबोध चंद्रोदय, यानी फिर से इनको खड़ा कर रहा है। प्रबोध चंद्रोदय यहाँ पर लिख ले रहे हैं, चंद्रोदय। ये बता रही है कि एक बार इसकी और यानी कीर्तिवर्मन की और कर्ण की, यानी राजा कर्ण की युद्ध हो गई, और इसने जो है वो कर्ण को जो है वो पराजित कर दिया। हालांकि कर्ण फिर से जो है वो कुछ समय के बाद जो है स्वतंत्र हो गया। तो ये हमको एक किताब का नाम याद रखना है, प्रबोध चंद्र, पूरा लिख लेना बेटा, मैंने थोड़ा सा लिख दिया। कृष्ण मिश्र किसके दरबार में निवास करते थे? कीर्तिवर्मन के। उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो उन्होंने जो है वो प्रबोध चंद्रोदय नाम का जो है वो ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ से हमें क्या जानकारी मिलती है? यहाँ पर अगर कहा जाए इस ग्रंथ से हमको ये जानकारी मिलती है कि, ठीक है, चंदेलों और कलचुरियों के कॉन्फ्लिक्ट्स थे, और उस कॉन्फ्लिक्ट्स में जो है वो चंदेलों को एक बार जो है वो अगर कहा जाए मतलब फिर से जो है वो सफलता जो है वो मिली। ये आपको याद रखना। फिर इसके बाद के राजाओं में कोई राजा जो है वो इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध नहीं। अब सीधे हम जो है वो उसके बाद जो है वो उस राजा की जो है वो बात करेंगे जो राजा मतलब पृथ्वीराज मतलब चौहान के जो है वो समकालीन था। तो मुझे तो ये जरूरत ही नहीं बताने की पृथ्वीराज जो है वो चौहान के जो है वो समकालीन कौन से राजा थे, जल्दी से बताओ। परमारती देव। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगला जो राजा है वो हम यहाँ लिख ले रहे हैं परमारार्दी देव। परमारार्दी देव। समय एग्जैक्ट आपको जरूरी नहीं है, लगभग कहा जाता है कि 1165 के आसपास इसने शासन शुरू किया, संभव है, और लगभग अगर कहा जाए 1203 से 1204 तक का इसका शासन माना जाता है। ये पृथ्वीराज चौहान के शासन काल से पूरी कहानी मैच होती, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में तराइन 1 और 1192 में तराइन 2, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन लड़ा था, याद करो, ठीक है, ये तो मालूम ही होगा। अब बहुत ध्यान समझना, ठीक है, यहाँ इस पहले अपन पृथ्वीराज चौहान और इसकी कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, फिर परमारार्दी के ऊपर जो है वो 1203 में अटैक कराएंगे, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो कि किसका जो है वो अगर कहा जाए कि और से यहाँ आया था, याद करो, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। गौरी का वो क्या था? सिपाही, मतलब ठीक है, यहाँ पर मलिक सिपह सालार उसका टाइटल था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो अपन बाद में बात करेंगे, अब ध्यान से। तो कहा जाता है कि परमारार्दी देव जब जब शासक थे,
तो पृथ्वीराज चौहान यानी चौहानों और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई। और अगर हम दो रचनाओं को पढ़ें, एक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन, चंद्रबरदाई, उनके द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो को देखें, या परमारार्दी देव के जो दरबारी कवि जगनिक के द्वारा लिखी गई आलाखंड को देखें, तो उससे पता चलता है कि परमारार्दी देव ने जो है वो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ किसको भेजा था, आला और उदल को। और आला और उदल इतने प्रसिद्ध योद्धा थे, महोबा के थे। ये प्रश्न एमपीपीएससी पूछ भी चुकी है कि आला और उदल कहाँ के थे, महोबा के, क्योंकि इनकी 3 कैपिटल हो गई थी इस समय तक। एक कलिंजर तो चली रही थी, दूसरी खजुराहो और तीसरी महोबा। ये याद रखिएगा, चंदेल अब 3 जगहों से ऑपरेट कर रहे थे। तो महोबा के आला और उदल को पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ भेजा गया। और पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पर अगर कहा जाए, चौहान के खिलाफ वो लड़ते हुए वीर गति को जो है वो प्राप्त हुआ। और जब वो वीर गति को प्राप्त हुए तो पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले किस जगह पर अपना अधिकार किया होगा, यहाँ पर महोबा पर, ये ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर अपना अधिकार कर लिया, ये याद रखिएगा। इसकी जानकारी हमको मिलती है, ठीक है, मदनपुर नाम के एक इंस्क्रिप्शन से, और महोबा इंस्क्रिप्शन में भी इसका जो है वो उल्लेख मिलता है, ये ध्यान। फिर इसके बाद जो है वो अगर कहा जाए पृथ्वीराज चौहान वापस चले गए। अब पृथ्वीराज चौहान जब वापस चले गए यहाँ पर, तो पृथ्वीराज चौहान का वापस जाना हुआ, और फिर पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जो है वो किसका जो है अगर कहा जाए, अच्छा इसमें भी कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ समझो। पृथ्वीराज चौहान और इनका कौन सा था, क्या बेटा, इंस्क्रिप्शन कौन सा था, कहाँ, मदनपुर बेटा, इंस्क्रिप्शन मदनपुर लेख या इंस्क्रिप्शन से जानकारी पता चलती है। इसका टाइम जो है वो है 1182 का। तो संभवतः ये लड़ाई कब हुई होगी, 1182 एडी में। इसमें पृथ्वीराज जीत गए और महोबा पर उनका नियंत्रण हुआ। जब पृथ्वीराज वापस गए तो उनका सामना, वो फिर व्यस्त काय में हो गए पृथ्वीराज, ठीक है, तुर्क आक्रमण में। तो तुर्क आक्रमण जो है वो किसका हुआ उस समय, तुर्क आक्रमण शहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी का। और गौरी से पहला युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए 1191 में। गौरी को कैद भी कर लिया था उन्होंने, लेकिन छोड़ दिया, उनकी गलती रही। 1192 में 1192 में जयचंद के साथ, वो अलग से स्टोरी सुनाएंगे भी, यहाँ डालेंगे तो अपना टॉपिक बिगड़ जाएगा। जयचंद के साथ मिलकर उन्होंने, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ एक संघ बना लिया, और 1192 के सेकंड बैटल ऑफ तराइन में, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो है वो मारे गए, या उन वीर गति को प्राप्त हुए, ये कहें तो ज्यादा अच्छे। और जब वीर गति को जो है वो प्राप्त हुए, तो फिर जो है वो इसके जस्ट बाद, ठीक है, 1100, ध्यान समझना, आप कंफ्यूज मत होना, एक छोटी सी कहानी सुना। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में। उसमें कौन मारा गया, जयचंद। अब चंदावर के युद्ध के बाद गौरी जो है वो वापस चला गया, है ना, गौरी चला गया वापस, और यहाँ की पूरी कमांड जो है वो 3 लोगों को दे गया, जो हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। एक का नाम था एल्दोज, अभी के लिए भी समझ लें थोड़ा सा। एक का नाम था कुबाचा, चा लिखा है ना, और दूसरा था ऐबक। इनमें सबसे लिबरल ऐबक था, लाख बख्श बोलते थे ना कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक के पास 2 कमांडर थे। अभी ये एल्दोज कुबाचा कोई काम की नहीं, हम मध्य प्रदेश में कुतुबुद्दीन ऐबक को अटैक करा रहे हैं। तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, यहां लिख ले रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के पास 2 कमांडर थे, जिनकी सहायता से वो यहां चल रहा था। एक का नाम था इल्तुतमिश, ठीक है, और एक का नाम था बख्तियार खिलजी। पूरा लिख लेना, तो याद करो, बख्तियार खिलजी ने कौन सी यूनिवर्सिटी को जला दिया था, याद आया, नालंदा कि विक्रमशिला, नालंदा। देखिए, तो यहां पर जो है वो बात निकल कर ये आई, ये हमेशा याद रखिएगा, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है ये पालों के नियंत्रण में थी। नालंदा को दान किसने किया था, ठीक है, गुप्त राजाओं ने। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जो पाल राजाओं का पीछा करते हुए गया था, और पूरा एम्पायर ध्वस्त करने के बाद उसको विक्रमशिला के वहां के जो है यूनिवर्सिटी में आग लगा के आ गया।
बख्तियार खिलजी नाम था उसका। तो अब क्या हुआ कि ये तो गौरी तो चला गया, अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, ये ध्यान रखिएगा, अब आईएमपी है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमारार्दी देव को पर अटैक किया। अब परमारार्दी देव का पहला किला कौन सा, 3 जगह से ऑपरेट हो रहे थे, एक महोबा, एक कलिंजर, एक खुजरा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जगह तीनों में से कोई चुनना हो तो कौन सी चुनूं? कालिंजर। कालिंजर, वेरी गुड। तो इसने क्या करा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने कमांडर के साथ कालिंजर के फोर्ट पे 1203 में अटैक कर 1203 में, और परमारार्दी देव को पराजित करके इस फोर्ट के ऊपर जो है वो क्या करा, अपना कब्जा कर लिया। इसी लड़ाई में परमारार्दी देव की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो कोई पूछे परमारार्दी देव की डेथ कब हुई थी, 1203 में। इससे ये डेथ, ये भी ईयर भी याद रहेगा, प्लस इससे आपको ये भी याद रहेगा कि हाँ, परमारार्दी देव के खिलाफ जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अटैक किया था। ये प्रश्न एमपीपीएससी के लिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस साल अटैक किया कलिंजर के ऊपर, तो आंसर इज 1203। वहां कौन राजा था, तो परमारार्दी देव। वो युद्ध में लड़ते हुए क्या हो गया, तो मारा गया यहाँ पर परमारार्दी देव। अब परमारार्दी देव के बाद कोई ऐसा राजा नहीं था जो इस डायनेस्टी की पहचान जो है वो बन सके। हालांकि ऐसा नहीं कि चंदेल राजाओं में परमारार्दी देव के बाद राजा खत्म हो गए, या परमारार्दी देव को आप कहोगे साहब ये आखिरी राजा है, तो ये बिल्कुल गलत है। परमारार्दी देव के बाद भी जो है वो राजा रहे यहाँ पर, लेकिन उनमें कोई ऐसा राजा नहीं था जो ऐसे अगर कहा जाए कि शक्तिशाली राजा के रूप में जो है वो रहे। फाइनली अलाउद्दीन खिलजी के समय इनकी सत्ता जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गई, खत्म हो गई। इतिहास में एक आखिरी राजा का नाम मिलता है, वो है वीरवर्मन सेकंड। तो वीरवर्मन सेकंड को चंदेलों का आखिरी राजा कहा जाता है, वीरवर्मन द्वितीय। इसके बाद कोई राजा, लेकिन ये नाम मात्र के राजा थे, इनको इतिहास कभी जगह देता ही नहीं। इस तरह से क्या समझे कि जिस एम्पायर को खड़ा करा था एक सामंत नन्नुक ने, जिस एम्पायर को पहचान दिलाई हर्ष नाम के एक राजा ने, जिस एम्पायर को प्रसिद्धि दिलाई विद्याधर नाम के एक राजा ने, उसका अंत हो गया परमारार्दी देव के समय। तो परमारार्दी देव के बाद जितने राजा आए, ठीक है, भोजवर्मन, हमीरवर्मन, वीरवर्मन, इनमें से कोई राजा इतिहास में अपनी जगह नहीं बना पाया, यह एक इंडिपेंडेंट शासक के रूप में काम नहीं कर पाया। ये अपने को याद रखना है। क्लियर हो गए चंदेलों की कहानी साफ। अब चंदेलों की उपलब्धियों पे आ जाते हैं। यहां तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, मतलब एक बार सुन लेना और स्टोरी को, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अच्छा, इस पूरी कहानी में अभी एक हीरो, कलचुरियों का हीरो किसको रखा था अपन ने? कर्ण। है ना, यहाँ पर यानी लक्ष्मीकर्ण को, ये याद रखें, लक्ष्मीकर्ण। तो आज अभी क्लास के बाद याद दिलाना, दिखाएंगे अभी, है ना, मतलब कलचुरी टेम्पल दिखाएंगे तो आपको खुद मिलेगा कि कौन सा। अब यहाँ से कहानी के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक अपन एक एनसीईआरटी की बुक का एक अंश देख रहे हैं, सभी को दिख रहा होगा, खुजरा। मतलब हम इनको मंदिरों के लिए याद करते हैं, तो अभी मंदिर कला पूरी तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम जानते हैं कि भारत में मंदिर कला के 3 पैटर्न थे। पहला अपन बात करें कि जो उत्तर भारत के मंदिर थे उनको नागर स्टाइल के मंदिर कहा जाता था। इन मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में शुरू हुआ। जैसे 10 अवतार मंदिर ले लो, ठीक है, नचना कोठार का मंदिर ले लो, सांची का मंदिर ले लो, ठीक है, ये तिगवा का मंदिर ले लो। ये सब अगर कहा जाए कि मंदिर जो थे वो थोड़ा और बड़ा कर दूं, ये मंदिर थे नागर शैली। इन मंदिरों की खासियत ये होती थी, इनमें एक गर्भगृह होता था, ठीक है, एक शिखर होता था, और एक सबसे ऊपर जो है वो कलश होता था। लेकिन इनके पास एक बहुत बड़ा कैंपस एरिया नहीं होता था। लेकिन दक्षिण के मंदिर, इसी में ये अभी आपको एक मंदिर दिख रहा है सामने नागर स्टाइल का, देखो ध्यान से। ये ऐसे जो मंदिर थे नागर स्टाइल के, शुरुआत में वो छोटे छोटे मंदिर बने। अभी मैं आपको वो छोटे मंदिर दिखाऊंगा भी। जैसे ये नागर स्टाइल का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है देवगढ़ का, झांसी के पास पड़ता है, देवगढ़ का 10 अवतार। 10 अवतार किसका टेम्पल होगा, नाम भी समझ गए होंगे, विष्णु। विष्णु। विष्णु जी, ये विष्णु यहाँ पर आपको देख रहे हैं शेषनाग की सैया पे लेटे हुए हैं। ये देवगढ़ में पड़ता है। ये पहला मंदिर है गुप्त काल का प्रसिद्ध। गुप्त काल में भारत में टेक्निकली गुप्त काल में ही मंदिर बने, लेकिन ये नागर स्टाइल के मंदिर है। लेकिन अभी ध्यान से समझना, नागर स्टाइल के मंदिर में एक गर्भगृह होगा, ऊपर एक शिखर होगा।
अब अगर नीचे जाएं दक्षिण में, पहले अपन दक्षिण का एक और टेक्निकली वो देख लें। यहां चले गए, ये किसी दिन आपको टेम्पल आर्ट अलग से पढ़ाएंगे पूरा। अभी हमारी कहानी में चूंकि हमको चंदेलों के मंदिर पढ़ना है, इसलिए हम उनको। दूसरा, आपको यहाँ दक्षिण के मंदिर दिख रहे हैं। इन मंदिरों में ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से इसको जो है वो कॉपी करूं, इतना हिस्सा ये यहाँ, तो ये वाला हिस्सा तो आपको किसकी तरह दिख रहा है टेक्निकली देखा जाए तो? नागर। लेकिन नागर से एक जो सबसे बड़ा अंतर है मंडप। नागर मंदिरों में मंडप नहीं होता था, लेकिन चंदेलों के मंदिर अपने मंडप के लिए भी जाने जाते थे। ये ध्यान रखिएगा, चंदेलों के मंदिर में मंडप मिले, खजुराहो के मंदिर अपने मंडपों के लिए भी फेमस। दूसरा है कि इस दक्षिण के मंदिर होते थे, इनमें एंट्रेंस गेट जो होता था, इस तरह के एंट्रेंस गेट होते थे जिनको कहा जाता था गोपुरम। अब ध्यान से समझ लेना, कंफ्यूज्ड मत होना। मंदिरों में दो अलग चीज होती है, एक होता है एंट्रेंस गेट, जहां से मंदिर में जाओगे वो गोपुरम। इस तरह के एंट्रेंस गेट के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है दक्षिण में तमिलनाडु का कांचीपुरम टेम्पल, मीनाक्षी मंदिर, श्रीरंगपट्टनम का मंदिर। ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए। दूसरा जो है वो अगर कहा जाए, या मंदिरों में होता था ये वाला हिस्सा जिसको अपन बोलते थे शिखर। शिखर के लिए मध्य प्रदेश सबसे, अगर कहा जाए शिखर और विमान, ये जो पूरा हिस्सा है इसको बोलते थे विमान। तो टॉलेस्ट विमान किस मंदिर का है, जल्दी से बता दो, इतना तो कम से कम याद। चतुर्भुज टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, वेरी गुड, लिंगराज टेम्पल। ठीक है, चतुर्भुज अपन ने एक टेम्पल बार ओरछा। हाँ, जो है वो अगर कहा जाए कि किसी टॉपिक में अपन ने पढ़ा भी था ना एक बार कि विमान जो है वो हमारे यहाँ के मंदिर में, चतुर्भुज टेम्पल। तो एक होता है ये विमान, एक होता है गर्भ गोपुरम। ये दक्षिण के मंदिरों की पहली विशेषता थी, गोपुरम। ये आपको नॉर्थ के मंदिर में मिलेगा ही नहीं इस तरह का एंट्रेंस गेट कहीं भी। और श्रीरंगपट्टनम का गोपुरम, यानी जो तमिलनाडु में है, वो इतना ऊंचा है, उनकी ऑफिशियल सील में है वो गोपुरम। कभी आप तमिलनाडु राज्य का, ठीक है, एम्बलम देखिएगा, राज्य चिन्ह देखिएगा, उसके अंदर वो गोपुरम बना हुआ है। इतना बड़ा भव्य जो है वो अगर कहा जाए गोपुरम बना हुआ है, दूर से देखना। अब बात करें मतलब बुनियादी अंतर आ गया। अच्छा, गोपुरम में कोई डाउट, मंडपम में कोई डाउट, शिखर समझ पड़ गया, विमान समझ पड़ गया, और गर्भगृह समझ पड़ गया। नागर शैली में हमारे पास गर्भगृह भी है, विमान भी है, शिखर भी है, और यहाँ कलश भी है। अब जो खजुराहो के मंदिर हैं, उन मंदिरों में नागर शैली की तो मंदिर थे, ये तो कहा ही जा सकता है कि नागर शैली के मंदिर थे। इन मंदिरों की दो तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, पहले अपन उसकी बात करें। तो पहला जो खजुराहो के मंदिर हैं, उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है कि उन मंदिरों में, जैसे यहां पर आपको एक मंदिर दिख रहा है, इन मंदिरों के अंदर जो है वो बकायदा मंदिर 5 हिस्सों में बटा हुआ था। ये पहली विशेषता थी, यानी है नागर शैली के मंदिर। गर्भगृह है, यहां पर अगर अपन बात करें तो अंदर गर्भगृह है। यहां हमको शिखर दिख ही रहा है, कलश दिख ही रहा है। ठीक है, आगे यहां पर प्रवेश द्वार है, तोरण होता है, नीचे जाओगे यहां पर एक खास चीज दिख रही है। मंदिर किसके ऊपर बने हुए हैं, वेदिका के और चबूतरे के ऊपर। एक चबूतरे के ऊपर सभी मंदिर ये बने। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो खजुराहो के मंदिरों को दूसरे मंदिरों से जो अलग करता है, वो और भी मंदिरों में है। ऐसा खाली मत सोचना कि खजुराहो में ही है मंदिर, दक्षिण के मंदिरों में भी है। जैसे अगर दक्षिण में आप जो है वो भुवनेश्वर जाओगे, वहां लिंगराज मंदिर में भी है, उसको अपन बोलते हैं पंचायतन शैली। यह लिख दे रहा हूं, ठीक है, स्टाइल। इस शैली का मंदिर है कि मंदिर जो है उसके 5 हिस्से होंगे। एक होगा मुख्य मंदिर, ये पहला मेन टेम्पल। दूसरा, चारों ओर से उसको कवर करेंगे कितने, 4 मंदिर। ठीक है, तो पंच अगर कहा जाए, यानी पंच का मतलब है 5, तो 5 और से जो है वो अगर कहा जाए, ये मंदिर जो है वो डिवाइड होगा। ये ध्यान रखिएगा, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह से 5 हिस्सों में जो है डिवाइड होगा। यहाँ इस तरह के मंदिर का सबसे पहला उदाहरण भारत में पुराना अगर कोई पूछे कहाँ है, तो देवगढ़ का 10 अवतार टेम्पल भी ऐसा ही मंदिर था, जो भी आपको मैंने ड्राइंग में दिखाया। लेकिन उसके आसपास का पूरा क्षेत्र क्या हो चुका है, टूट चुका है।
तो वो आपको इस तरह से जो है वो दिखाई नहीं देगा। यहाँ अगर अपन जाएं देवगढ़ के 10 अवतार टेम्पल पे, ये तो दक्षिण के मंदिर है, ये हम अलग से पढ़ेंगे कभी। बेसर शैली के मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिर किस दिन अलग से पढ़ा है, ठीक है। पहला अगर कहा जाए कि ये जो मंदिर है, अगर इसको आप जाके देखेंगे तो चारों ओर ऐसे ही, लेकिन अभी टूटा हुआ देवगढ़ का 10 अवतार टेम्पल केवल मंदिर अभी इस पोजीशन में स्टैंड बाई, बाकी तो पूरा यानी सबसे कोई पूछे सबसे पहला अगर कहा जाए, कोई मतलब जैसे पूछ ले आपसे कि भाई इस स्टाइल का जो सबसे जो है वो पुराना मंदिर जो है वो अगर कहा जाए कौन सा है, तो आप कहोगे देवगढ़ का, क्योंकि देवगढ़ का जो है वो 10 अवतार टेम्पल कब बना, गुप्त काल में बना, तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण शुरू हुई। तो इससे जो हमको समझ पड़ा कि पंचायतन शैली का जो मंदिर है उसमें केंद्रीय मंदिर के चारों ओर 4 छोटे छोटे अगर कहा जाए मंदिरों का एक जो है वो समूह से जो है वो घिरा होगा, बीच में एक सेंट्रल में जो है वो बड़ा मंदिर होगा। इस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर अगर कहा जाए कि खजुराहो के मंदिर, स्पेशली खजुराहो में भी सबसे इंपॉर्टेंट है कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण टेम्पल, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चतुर्भुज मंदिर। बाकी अगर मध्य प्रदेश से बाहर निकलोगे तो दक्षिण में आप उड़ीसा चले आओ, वहां का जो है वो लिंगराज टेम्पल इसकी एक अच्छी जो है वो एग्जाम्पल माना जाता है। दूसरी, ये तो पहली विशेषता हो गई यहाँ के मंदिरों की कि आपको समझ पड़ गया। दूसरी जो विशेषता है यहाँ के मंदिरों की कि मंदिर जो है वो यानी खजुराहो के, वो अपने इरोटिक आर्ट, इरोटिक सेक्सुअल वर्ड यूज नहीं करना, कामुक, अपनी कामुक मुद्राओं के लिए जो है वो पूरे विश्व में जो है वो जाने जाते हैं यहाँ पर। हालांकि भारत में, पूरे भारत में इस तरह के मंदिर आपको जो है 2 ही जगह पर देखने को मिलेंगे, जो है एक तो यह जो है वो अगर कहा जाए हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में खजुराहो में, दूसरे आपको जाना है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक टेम्पल है जिसका नाम है भोरम देव, वो भी याद रखिएगा। किसी ने सुना है भोरम देव टेम्पल के बारे में कि नहीं सुना? यस सर, कबीरधाम जिले में। हाँ, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। भोरम देव टेम्पल भी अपने एरोटिक, वो शिव का टेम्पल है ना, भोरम देव किसका स्वरूप है, शिव का। वो टेम्पल को छत्तीसगढ़ का खजुराहो जो है वो लोग बोलते हैं यहाँ। उस टेम्पल में भी जो है वो अगर कहा जाए कि यही शैली है, इसी स्टाइल में जो है वो बना हुआ है, ऐसे ही एरोटिक आर्ट का जो है वो कैंपस है। तीसरी जो विशेषता है खजुराहो के मंदिरों की, वो यहाँ देखें। खजुराहो के मंदिरों को अगर देखा जाए तो उन मंदिरों को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये। इसके अलावा खजुराहो में जो मंदिर हैं वो 85 हैं। तो थोड़ा सा भी आपको नेहा पढ़ के सुनाएंगे, एमपी टूरिज्म का ब्रोशर है, हालांकि इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे यहाँ 22 टेम्पल लिखा हुआ है, हालांकि 25 टेम्पल जो है वो स्टैंड बाई पोजिशन पे। हालांकि अगर दोनों एक साथ आए तो आप ये वाला लगा दीजिएगा, क्योंकि आपको, ठीक है, ऑब्जेक्शन लगाने के लिए एमपी टूरिज्म का जो है ये ब्रोशर जो है वो ज्यादा काम हो जाएगा। तो यहाँ अगर कहा जाए कि ये जो है वो खजुराहो के मंदिरों का जो है वो शुरुआत यहाँ पर, इसमें एक कहानी भी है कि इनको चंद्र नाम कैसे मिला इस टेम्पल में। तो कहानी अभी आपको नेहा यहाँ से यहाँ तक पढ़ के सुनाई। नेहा पढ़ो यहाँ से दा से लेकर चंदेल डायनेस्टी तक। The creators of Khajuraho claimed descent from the moon, and the legend behind the founding of this great dynasty and the temples is a fascinating one. Hemvati, the lovely young daughter of a Brahmin priest, was seduced by the moon god while bathing in a forest pool. The child born of this union was Chandravarman, founder of the Chandel dynasty. ये इतनी कहानी ये पता चल रही है कि एक ब्राह्मण कन्या थी, ठीक है, हेमवती, वो एक जंगल में जो है वो एक सरोवर में, फॉरेस्ट पूल का मतलब है जंगल में सरोवर में स्नान कर रही थी, और उससे मोहित हो गए चंद्रदेव, और उससे मोहित होने के बाद उनसे जो संतान का जन्म हुआ वो चंद्रमा। शायद यही गुस्से में इन लोगों ने जो है वो कामुक जो है वो मतलब मंदिरों के ऊपर कामुक जो है वो मूर्तियां बनवाई होंगी, ये माना जा सकता है, पर इसका कोई तथ्य तो जो मिलता नहीं। ये भी स्टोरी काल्पनिक ज्यादा है, इसलिए हमने इसको अपनी मेन स्टोरी लाइन में जगह नहीं दी। लेकिन चूंकि ये जो ब्रोशर है, ये ब्रोशर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप खुद भी एमपी टूरिज्म की वेबसाइट पर जाकर ये ब्रोशर जो है वो देख सकते हैं। इसमें बकायदा जो है वो ये एमपी टूरिज्म की वेबसाइट पर इस ब्रोशर में लिखा हुआ है। ये ब्रोशर ये बताता है, और ऐसे भी हमें पता है कि जो यहाँ के जो मंदिर हैं वो 3 जो है वो अगर कहा जाए अलग अलग कैंपस में डिवाइड है। तो इनमें एक तो सबसे जो बड़ा कैंपस ग्रुप है वो है वेस्टर्न, तो इसमें एक है कंदरिया महादेव, पश्चिमी जो मंदिर समूह है। दूसरा है यहाँ पर अगर कहा जाए, ये देखिए
64 योगिनी। अब इसमें आप ध्यान से समझिएगा, एक नई चीज क्या मिल रही, यहाँ पर शिव को समर्पित मंदिर है। 64 योगिनी किसका स्वरूप है, देवी का या शक्ति का, यानी ये देवी के भी जो है वो मंदिर हैं। जैसे अगर कहा जाए काली टेम्पल, ठीक है, यहाँ पर देवी जगदम्बा टेम्पल, ये जो है वो अगर इसके अंतर्गत आए। तीसरा है विश्वनाथ, यहाँ पर तो जो है वो यहाँ पर विश्वनाथ भी किसका रूप है, अरे शिव के रूप को जो है विश्वनाथ शिव बोलते हैं का। ना, तो विश्वनाथ टेम्पल। तीसरा जो है वो लक्ष्मण टेम्पल। यहाँ पर ये जो टेम्पल है, यानी यहाँ पर एक जो है वो अगर सबसे बात जो बड़ी बात निकल कर आई कि आपको शैव धर्म के टेम्पल, वैष्णव धर्म के टेम्पल, शक्ति यहाँ पर से संबंधित टेम्पल, अभी जैन भी मिलेंगे, लेकिन अभी हम पहले वेस्टर्न ग्रुप के जो है वो मेन टेम्पल देख रहे हैं। तो हमारे पास एक कंदरिया, ये तो सबसे बड़ा टेम्पल, इतना बड़ा टेम्पल ग्रुप है कंदरिया महादेव के। हर साल जो खजुराहो डांस फेस्टिवल, क्लासिकल डांस फेस्टिवल होता है खजुराहो में ना, शास्त्रीय नृत्य का, सुगम संगीत नॉर्मल वाले डांस नहीं होते जो आप और हम सोचेंगे होंगे। तो क्लासिकल डांस के दो ही बड़े फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया में। एक जो है वो अगर कहा जाए राजा रानी टेम्पल है उड़ीसा में, वहां होता है, ठीक है, और एक जो है वो ये खजुराहो में होता है फेमस। तो कंदरिया हो गया, 64 योगिनी हो गया, विश्वनाथ हो गया, लक्ष्मण टेम्पल हो गया, ठीक है, मंतकेश्वर जो है वो टेम्पल हो गया। यहाँ पर मंतकेश्वरी किसका रूप है, शिव का, ठीक है, ये घर पे पढ़ना, ये फाइल भेज दूंगा मैं आपको। मंतकेश्वर टेम्पल हो गया, ये बड़े इंपॉर्टेंट टेम्पल है। कहाँ है, ये सब वेस्टर्न ग्रुप है। यानी अगर कहा जाए कि वहां के मंदिरों में ज्यादातर बड़े मंदिर पश्चिम की ओर बने। दूसरा जो है वो है ईस्टर्न ग्रुप। ईस्टर्न ग्रुप में हमको नई चीज मिल गई कि यहाँ पार्श्वनाथ टेम्पल। अब सबको मालूम है पार्श्वनाथ जो है वो कौन से तीर्थंकर थे, 23वें नंबर के। 23वें। निश्चित रूप से पार्श्वनाथ यानी जैन टेम्पल भी है। तो पार्श्वनाथ टेम्पल जो है वो यहाँ पर अगर कहा जाए, घंटाई टेम्पल, ठीक है, यहाँ पर तो घंटाई जो है वो ये भी टेम्पल जैन ही टेम्पल है यहाँ पर, ठीक है, घंटाई टेम्पल जो है वो। पढ़ो बेटा नेहा, घंटाई टेम्पल सबको सुना दो जरा। This Jain temple has a frieze which depicts the 16 dreams of Mahavira's mother and a Jain goddess on a winged Garud. आ गया। तो घंटाई टेम्पल भी जो है वो अगर कहा जाए, आदिनाथ टेम्पल भी। इससे इनडायरेक्टली क्या मैसेज चला गया कि जो ईस्टर्न ग्रुप है वो ज्यादातर किस किस मतलब अगर कहा जाए कि उसमें टेम्पल किसके हैं, जैन। ज्यादातर टेम्पल जो है वो जैन धर्म से संबंधित है ईस्टर्न ग्रुप के अंदर जो भी टेम्पल हमको मिले ये। फिर अगर कहा जाए साउदर्न ग्रुप, साउदर्न ग्रुप में दो बड़े टेम्पल्स हैं, एक है दूलादेव टेम्पल और एक है चतुर्भुज टेम्पल। तो चतुर्भुज जो हो गया विष्णु के लिए समर्पित हो गया यहाँ पर अगर कहा जाए, और दूल्हा दूल्हा कौन बने थे, ठीक है, शिव बारात निकलती कि नहीं निकलती, कल कल ही निकली बने थे शिव जी। यस सर। निकलती कि नहीं शिव बारात में, कल निकलती ना, सिटी विटी में निकलती शिव बारात, शायद के नहीं देखी। यस सर। ठीक है, तो दूल्हा देव और यहाँ पर इस प्रकार सबसे बड़ा जो टेम्पल ग्रुप हो गया वो हो गया वेस्टर्न टेम्पल ग्रुप। दूसरे नंबर का जो टेम्पल ग्रुप हो गया वो हो गया ईस्टर्न टेम्पल ग्रुप, और तीसरा जो टेम्पल हो गया साउदर्न। इस प्रकार हमें ये साफ समझ पड़ गया, नॉर्दर्न टेम्पल ग्रुप में कोई भी टेम्पल नहीं है, या नॉर्दर्न फेस में कोई भी मंदिर नहीं बना उत्तर की। इनमें वेस्टर्न टेम्पल ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत ये थी पंचायतन शैली, जिसमें पहला जो इस शैली का जो मंदिर माना जाएगा, कंदरिया महादेव से पहले बन चुका है लक्ष्मण मंदिर, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इस शैली का पहला मंदिर जो हम मानेंगे वो किसको मानेंगे, लक्ष्मण टेम्पल को ही मानेंगे, ये ध्यान रखिएगा। पढ़ो बेटा नया। Lakshman temple. The Lakshman temple is a Panchayatan type of temple, meaning there are four shrines at the corner of the courtyard. The subsidiary shrine also displays the outburst of creativity in stones with carved panels and ornamented doorways. The main temple is entered through richly embellished doorway known as Makar Toran or the arch crocodile. अब ये ध्यान रखना, मकर तोरण का फोटो भेजेंगे आपको। ये मकर तोरण क्या होते हैं, तोरण देखें टेम्पल में, इस तरह से जब हम टेम्पल में एंटर होते हैं तो इसके बाद इस तरह का एक एंट्रेंस गेट होता है, इसको कहते हैं मकर तोरण। तो समझा होगा ना, तोरण घर में बांधते दीपावली की, ठीक है, यहाँ पर। यस सर। यह अगर कहा जाए यहाँ पर, और मकर जो है वो तोरण है, यानी क्रोकोडाइल जो है वो आर्च, यानी इसका जो शेप है वो बिल्कुल अगर कहा जाए जैसे मगरमच्छ होता है उसकी तरह है। तो अब हमें ये समझ, एक नई चीज क्या मिली, अगर एक रफ ड्राइंग यहाँ बनाई जाए तो हमको क्या समझ पड़ता है
कि एक हमारे पास है केंद्र में ये टेम्पल, सेंट्रल में ये है मेन टेम्पल जिसमें गर्भगृह होगा, जैसे कंदरिया, कंदरिया का मतलब होता है कैव, गुफा, तो उसमें महादेव है। दूसरा इसके चारों ओर जो है वो क्या है, 4 टेम्पल, ठीक है। जहां से एंटर हो रहा है वहां पर गोपुरम नहीं है, लेकिन एक एंट्रेंस है। गोपुरम तो नहीं है, यहाँ एक एंट्रेंस है, उसको आप कभी भी गोपुरम नहीं बोलेंगे, उसका लिए क्या नाम इस्तेमाल करेंगे, तोरण। तोरण। प्लस कुछ मंदिरों में आपको मंडप भी देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ के टेम्पलों में मंडप, यानी ये दक्षिण के जो द्राविड़ टेम्पल है उनसे केवल एक ही चीज में सबसे ज्यादा अलग हो रहा है, और उस एक चीज का नाम क्या है, मंडप, गोपुरम, गोपुरम, तोरण, ठीक है। विमान, विमान भी गोपुरम, मेन एक विमान उन मंदिरों में भी होता है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज नहीं देखने को मिलेगी आपको, वो एंट्रेंस गेट जो मंदिर से काफी दूर, लगभग अगर कहा जाए 200-300 मीटर की दूरी पर होता है। दक्षिण के मंदिर जो होते हैं उसमें गोपुरम से चारों और एक प्रदक्षिणा पथ होता है, इस तरह का कैंपस होता है, ऐसा प्रदक्षिणा पथ कहते हैं उसको। उस प्रदक्षिणा पथ में जो है वो मंदिर जो है वो विकसित होता है। तो दक्षिण के मंदिरों से गोपुरम में ही जो है वो यहाँ के मंदिर जो है वो क्या है, अलग है। और ज्यादातर जो मंदिर अगर कोई पूछेगा तो वो आपको ये याद रखना है कि मंदिर निर्माण का जो समय माना जाता है वो लगभग 950 से 1050 एडी के बीच माना जाता है। यानी अगर हम टेक्निकली एक टेंटेटिव डेट निकालें यहाँ खजुराहो मंदिरों की, तो यहाँ लिख सकते हैं कि अगर वो ये बोल रहे हैं कि 950 से 1050 एडी के बीच मंदिर बने, तो 950 में जो पहला जो राजा आया जो 950 यानी के समय था वो था धंगदेव। तो बड़े मंदिरों का निर्माण कब शुरू हुआ, धंगदेव के समय। और 1050 में जो है वो अगर कहा जाए कि जो शासन किसका खत्म हुआ, वो हुआ देववर्मन नाम के राजा का। तो धंगदेव से देववर्मन के बीच के जितने भी राजा हुए, स्पेशली अगर कहा जाए गंडदेव, विद्याधर देव, विजयपाल, इन्हीं के शासन काल में अधिकांश मंदिर जो है उनका निर्माण किया गया होगा। और अधिकांश का मतलब है कि एक दो नहीं, इन्होंने 85 जो है वो मंदिर जो है वो बनवाए हैं। लेकिन इनमें से केवल और केवल आज 25 के आसपास जो है वो मंदिर जो है वो खड़े हुए स्थितियों में हमको देखने को जो है वो मिलते हैं। बाकी सब मंदिर समय के थपेड़ों में टूट गए। समय मतलब अब 1000 साल हो गए, तो 1000 साल के कारण हालांकि इनको फिर से जो है वो सरकार अभी कोशिश कर रही है कि अपनी जगह जो है वो तैयार किया जाए, इस पे भी प्रयास है, ठीक है। क्योंकि अब खजुराहो जो है वो एक विश्व धरोहर स्थल भी है, तो इसीलिए भी जो है वो एक प्रश्न जो है वो आपको पता, चलो कितने लोगों को जरा जल्दी से बताओ कि खजुराहो जो है उसको जो है वो विश्व धरोहर स्थल की सूची में जो है वो कब शामिल किया गया था, 1989। यही होता है ना कि अपन जो है वो दोनों चीजों में कंफ्यूज हो गए। मतलब किसी ने जो है वो इसमें 86 कह दिया, किसी में जो है वो 89 कह दिया। तो हमेशा याद रखो, मतलब खजुराहो एक मंदिर नहीं, पहले तो ये भी समझ लो 2 मिनट के लिए सभी लोग कि खजुराहो जो है वो एक मंदिर नहीं है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट है, पहला। दूसरा कि जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बनती है उसमें ध्यान रखना, उसमें सेशन होते हैं। ये जो मंदिर थे ये 10वें सेशन में आए थे 1986। हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत रहे तो वो कभी 1986 ना पूछे, लेकिन कौन सा सत्र पूछ ले, ठीक है। 10वां कोई पूछेगा कि भाई जो कौन से सेशन में इनको जो है वो रखा गया, तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के सेशन होते हैं, सत्र होते हैं, जिसमें वो तय करती है कि हाँ भैया हम जो है वो इस सेशन में जो है वो इसको जो है वो अभी जो है वो जगह दे रहे हैं। तो पहला सेशन, और ये भी याद रखिएगा कौन सा सेशन है, 10वां सेशन। तो पहला सेशन कहाँ कब हुआ होगा, इसका नहीं है, अभी खजुराहो का नहीं है, नॉर्मल प्रश्न पूछ रहा हूं। इससे 10 साल क्या चले जाए पीछे चले जाए, चलो जिनको ना मालूम हो मैं एक अनोखी बात बता रहा हूँ आपको जाते जाते क्लास खत्म करते। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए 1977 में पहली बार बैठक हुई, और वो बैठक हुई थी पेरिस में। यानी 1977 से पहले किसी भी देश के अंदर कोई वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट को यूनेस्को ने जगह या मान्यता दी होगी क्या, सोच के देखो ध्यान से। नो सर। ठीक है, ये पहली बात है। इसके बाद ये बैठकें जो है वो होती रही, सेशन 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से सेशन जो है वो चलते रहे। अभी जो सेशन चल रहा है वर्तमान में वो जो है वो 45वां सेशन,
ठीक है, ये जो सेशन है वो 45वां सेशन है और ये अभी होगा इस साल ही जून में, ये बिल्कुल जस्ट अभी होगा, इसकी तैयारी चल रही। हम हमारे मांडू को भी भेज रहे हैं कि भैया कम से कम ले लो यार उसमें यहाँ पर। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, चला जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कहानी चली रही है। और हमारी जो हेरिटेज लिस्ट की जगह मिलना शुरू हुई वो 1983 से मिलना शुरू, 1983 से। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको ईयर याद, जैसे मान के चलो, जल्दी से बताओ, भीमबेटका किस साल हुआ हेरिटेज में शामिल? 2003 89 ठीक है, अब फिर वही कंफ्यूजन हो गया। अरे यार तुम बहुत सब मतलब इतना ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कि इतना भी जो है वो बच्चों वाले कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिनको ना मालूम हो वो याद रख लो सभी लोग यहाँ पर। भीमबेटका 2003, सांची 89 और खजुराहो 86। सबसे बड़ा कौन, देखो इसको ऐसे समझो, सबसे बड़ी जगह कौन सी, यानी भव्य अगर कहा जाए जहाँ ज्यादातर लोग विजिट करने जाते हैं, सबसे ज्यादा विजिट करने कहाँ जाते हैं लोग? खजुराहो, खजुराहो। खजुराहो के बाद कहाँ जाते हैं? सांची, सांची। फिर सबसे कम कहाँ जाते हैं? भीमबेटका। भीमबेटका। अब कैसे याद रखना, ध्यान समझना है ना, जाते जाते बता रहा हूँ। अब भीमबेटका कब शामिल हुई है? 2003 में शामिल, ठीक है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन से सेशन में शामिल हुई, तो कब से सेशन शुरू हुए थे? 1977। अब 1977 से आप 2003 तक की गिनती कर लो, लगाओ दिमाग, जल्दी से खत्म करो, 1 सेकंड में क्लास खत्म। 37। मैं इसके बाद रिकॉर्डिंग रोकने के बाद आपको 2-3 चीजें दिखाऊंगा भी फटाफट। हाँ, 37वां। 36। ठीक है। यहाँ पर अगर कहा जाए ये, अरे 77 से 87, 97, ठीक है, 2003, 36 कैसे हो गया यार, पता नहीं कौन सी 27 होगा ना सर, 27 हुआ ना। अरे 77 से यार तुम लोग तो कई बार जो है पता नहीं लुटिया डुबाओगे मेरी। 77 से 87 10 साल, 87 से 97 20 साल। अब 97 से 2007 होते तो कितने साल होते? 30 साल। यहाँ 3 है ना, तो इसमें से घटाओ ना 3, तो कौन सा सेशन हो गया? हो गया 27। ठीक है, यहाँ पर चलो अब रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, इसको क्रॉस चेक करते हैं।